पीडीएफ खोल लूँ मैं? हाँ जी, पीडीएफ खोल, बल्कि पीडीएफ में वो एक जो डायग्राम है वो अगर सामने करते हैं तो मेरा ख्याल है उस पर काफी बात ज्यादा, तो उससे वेरी गुड। एक्चुअली उस डायग्राम के लिए ही ये वाला टेक्स्ट मैंने दिया था। ये वाला। हाँ जी, ये वाली पिछली दफा जो सेशन है वो, उसको कोई समराइज कर सकता फारूक साहब है? भी। उस क्लास में से कोई है आज जो? सुहेल भी है, फारूक सुहेल साहब और फारूक साहब दोनों। हाँ जी, इसको अगर जी थोड़ा अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम, थोड़ा सा छोटा कर दें कि पूरी तस्वीर है नजर आ अच्छा अभी वैसे तो खैर वो मैंने फॉलो भी किया था, पढ़ा भी सारा ही था, लेकिन इस वक्त समहाउ मैं बिजी था, समबडी इज सिक इन द फैमिली, तो मैं बस बड़ा कमिटेड था अभी, तो उसमें नहीं हूँ कि मैं वो कर सकूं सारा। मैं इंशाल्लाह इस क्लास को फॉलो करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। सुहेल कर लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अ, पिछला जो क्लास था वो तो मेरे ख्याल से बड़ा ही एक डेंस किस्म का था। मतलब इतना लंबा चौड़ा तो खैर मुझे नहीं याद, लेकिन बेसिकली एथिक्स के ऊपर बात हो रही थी अल फाराबी जी के अल फाराबी ने मैंने उसे नोट्स बनाए थे, मैं अगर वो देख के जरा हाँ करने की बिल्कुल, कोशिश करूं जी नोट्स देख के तो बताएं। उसमें उसमें बेसिकली हमने एक टेक्स्ट पढ़ा था, अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस की जिंदगी का जो सबसे बड़ा मकसद हो सकता है वो हैप्पीनेस हो सकता है। तो फिर उसके बाद सारा इसी चीज के ऊपर था कि हैप्पीनेस के हम पा कैसे सकते हैं, हम किस तरह से खुश हो सकते हैं। मतलब कोई कुछ भी करना चाहे तो उसका एंड रिजल्ट तो खुश होना ही है, लेकिन हम खुशी हासिल कैसे कर सकते हैं। तो फिर उस पे एक लंबा चौड़ा एथिक्स था कि बेसिकली खुशी उन हालतों से निकलता है, स्टेट से, जिसमें हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। शुरू में इस तरह से शुरू हुआ था कि वो कैटेगरीज के जिनके ऊपर कोई प्रेज वर्थी या ब्लेम वर्थी कमेंट हो सके कि अच्छा है या बुरा है। फिर उस तरह से उन सारे चीजों को डिवाइड करते हुए फिर प्लाटो ने यूडोमोनिया को कि एक बैलेंस लाइफ किस तरह से हम कंटेन करके हैप्पीनेस की तरफ जा सकते हैं। उसका सबसे जो बेसिक चीज होगा वो होगा लॉजिक, जिसके जरिए से हम जान सकेंगे कि ये खुशी ये जो हम कर रहे हैं इनकी मीडियन स्टेट हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं। इन शॉर्ट तो ये था, लेकिन उसमें हम और डेप्थ में भी जा सकते हैं कि जो एक्शंस हैं फिर उनको डिवाइड किया था कि जो डिस्पोजिशंस हैं, और एक डिसर्नमेंट है कि हम एक जानना है, और दूसरा ये है कि जो बॉडीली प्लेजर्स हैं और एक्टिविटी हैं, चलना फिरना और एंगर, इन सबको मिलाकर उन्होंने डिस्पोजिशन का नाम दिया था। और जो अक्ल से हम चीजों को जान सकते हैं उनको डिसर्नमेंट का नाम दिया था। उसकी डिवीजन फिर बहुत लंबी चौड़ी थी, बेसिक यही ठीक था। ठीक ठीक। चलिए ठीक हो ठीक हो गए। थोड़ा सा बताना भी जरूरी था कि जो आज इब्न सीना से जो हम देख रहे हैं, वैसे हमने शुरू किया बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तो जो शुरू किया है, जो इब्न सीना पे से बात करेंगे वो थोड़ा सा यूं कह लें कि ये टेक्स्ट जो है ये किसी दूसरे रास्ते से आता है, यानी इसकी ट्रेजेक्टरी जरा मुख्तलिफ है। और हमारे पास वक्त नहीं होगा, लेकिन अगर जो ज्यादा दिलचस्पी रखे हैं एथिक्स में वो सोच सकते हैं फिर कि दोनों का मीटिंग ग्राउंड है तो कहाँ है, और कहाँ पे अल फराबी और इब्न सीना कुछ बात मुख्तलिफ कर रहे हैं। ये मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा ये किताब, जो द पॉलिश्ड मिरर, जिसका ये आपको एक चैप्टर मैंने भेजा है, उसको आप जरूर पढ़ेंगे। मेरा ख्याल है कि अब इसको अगर फाइनली शायद हमारे पास एक टेक्स्ट बुक है, इसमें सिर्फ एक मसला है, वो ये है कि ये तसव्वुफ और फलसफे को सिर्फ देख रही है, तो जो अखलाक की बाकी दूसरी रवायात हैं उससे उससे बहस नहीं करती। लेकिन अगर ये मसला, और तीसरी चीज जो उन्होंने बहुत अच्छी, जो हमारे लिए बहुत रेलिवेंट है मेरा के करिकुलम के लिए, कि उसके टाइटल में उन्होंने लिखा कि स्टोरी टेलिंग एंड द परसूट ऑफ वर्च्यू इन इस्लामिक फिलॉसफी एंड सूफिज्म। तो वो स्टोरी टेलिंग को बहुत अहमियत दे रहे हैं। और आपने जो चैप्टर पढ़ा है उसमें भी आप देख रहे हैं कि एक एलिगोरी सलमान और अफसल वाली जो है
उस पे जो सारी डिस्कशन है वो एलेगोरी हमने पहले भी पढ़ी थी, जो हमने दूसरी पढ़ी थी, जो मेरे साथ सेशन हुआ था उसमें हमने सोहरावर्दी की एक पढ़ी थी एलेगोरी। तो वो भी कि स्टोरी टेलिंग, फलसफा और तसव्वुफ तीनों को साथ लेके तो वो एक ओवरव्यू दे रहे हैं इस्लामिक वर्च्यू एथिक्स का। और मैंने उसमें भी बोला था कि वर्च्यू एथिक्स दूसरी जो ट्रेडिशंस हैं या ट्रेडिशंस ऑफ एथिक्स उससे मुख्तलिफ है इस हवाले से कि वो सिर्फ अमल पे या एक्शन पे फोकस नहीं कर रहे, बल्कि वो कैरेक्टर, पूरा इंसान की टोटलिटी यानी उसके कैरेक्टर को भी शामिल करते हैं। ये नहीं सिर्फ बताना कि ये सही अमल है या ये गलत अमल है या ये हलाल है या हराम है, बल्कि इससे ज्यादा की बात है जो भी शख्स वर्चुअस होगा वो उसका कैरेक्टर वर्चुअस होगा, एक्शन से डिफाइन नहीं है। तो एक्शन भी शामिल है, ये नहीं है कि एक्शन को छोड़ दिया है, लेकिन एक्शन पे फोकस नहीं है, बल्कि वो इनर डिस्पोजिशन पे बहुत ज्यादा बहस करते हैं। तो अब हम इनसे इब्न सीना से शुरू करते हैं। अब उन्होंने मुझे कहा कि 10 सफ़े देने हैं, इसलिए मैंने फिर आपको पहला चैप्टर नहीं दिया। आइडियली पहला चैप्टर भी पढ़ना चाहिए था और इस सेशन के बाद शायद आपको वाजे हो जाए कि पहला चैप्टर कितना अहम है। तो पहली चीज जो और मैं इसमें सारे सरी जरगार को यूं समझे कि वो मेरे गाइड हैं, उनमें गाइड की भी आज बात हुई थी एलेगोरी में कि गाइड की कितनी अहमियत है। तो जो पहली वो डेफिनेशन में ही आपको ऐसी जबरदस्त एक यूं कह लें कि फर्क मिलता है। जिस तरह से अल-फराबी ने हैप्पीनेस से शुरू किया, यहाँ पे हैप्पीनेस भी बहस नहीं आई। अब ये दिलचस्प है कि हैप्पीनेस कहाँ गई, तो क्या ये दोनों किसी और रवायत में है या कोई इनका एथिकल फ्रेमवर्क डिफरेंट है। तो मैं आपको दो डेफिनेशंस पढ़ के दे रहा हूँ। जरगार शुरू करते हैं। ये पहले चैप्टर की कुछ चीजें मैं समराइज कर रहा हूँ क्योंकि उनकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो दो डेफिनेशन दी। पहली जो है वो सफा नंबर, जो पढ़ने का इरादा रखते हैं वो नोट कर लें कि सफा नंबर 34 जहां से शुरू होता है वहां पे कहते हैं एथिक्स देन एज अ बैलेंसिंग ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर। एथिक्स क्या है? एतदाल मिजाज में या किरदार में। और इसको वो बराह रास्त जोड़ते हैं कि अल्केमी, अल्कीमिया जिसमें सब्सटेंसेस को ट्रांसफॉर्म किया जाता था, एथिक्स जो है वो नफ्स की ट्रांसफॉर्मेशन है। उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन अल्कीमिया में हो रही है वो भी बैलेंस के थ्रू हो रही है और किरदार की ट्रांसफॉर्मेशन भी बैलेंस। तो अब पहली चीज ये देखें कि अल्केमी का पैरेलल ड्रॉ हो रहा है आपका एथिक्स के साथ। पिछला जब हमने अल-फराबी पढ़ा था तो एथिक्स से हमने पॉलिटिक्स निकाली थी, अगर आपको याद है, क्योंकि हर चीज दूसरे के साथ मरबूत भी थी, उसका मिरर भी थी। लेकिन आज जो सीना ने जो मजा इंशाल्लाह आना चाहिए, मुझे मजा आया, थोड़ी तैयारी करनी पड़ी, पढ़ना पड़ा इसको, कि वो ये है कि हर चीज दूसरी चीज से किस तरह जोड़ी हुई है। तो पहली डेफिनेशन ये दी है, एथिक्स देन एज अ बैलेंसिंग ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर ट्रेट्स। और इससे भी ऊपर कहते हैं alchemy and ethics both aim at using the principle of balance to convert lower substances like base metals and lower souls respectively to the highest, most balanced ones, namely gold and the intellect. तो एथिक्स, अब आप देख रहे हैं एथिक्स का खात्मा या उसका मकसद जो अल्टीमेट एम है, हदफ जो है वो क्या है? इंटेलेक्ट है। यानी एथिक्स पे खत्म नहीं हो रही कि सही गलत क्या है या अच्छा और बुरा क्या है, वो खत्म हो रही है इंटेलेक्ट के ऊपर। तो एथिक्स यूं कह लें कि एथिक्स ओपन हो रही है नॉलेज, मार्फत या मेटाफिजिक्स अगर डिसिप्लिन के लेवल पे बात करें तो इंटेलेक्ट तक जा रही है। एथिक्स की जो बहस है, जो इंसान पे बहस की है, इसलिए मैंने कहा था उसमें एक एंथ्रोपोलॉजी है। तो एंथ्रोपोलॉजी जो है वो अल्टीमेटली हाईएस्ट एम ऑफ ह्यूमैनिटी, एथिक्स, वो इंटेलेक्ट ही जाता है। तो इसलिए अगर आप देखें कि प्रैक्टिकल एथिक्स जो हैं, लास्ट टाइम जो लोग मौजूद थे, अब मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ क्योंकि एक दो बंदे पिछली दफा के, बाकी सब शायद नए, अफीरा भी थी। तो लास्ट टाइम वो थ्योरेटिकल फैकल्टी और प्रैक्टिकल फैकल्टी की बात हुई थी, थ्योरेटिकल फिलॉसफी और प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल फिलॉसफी थ्योरेटिकल फिलॉसफी की तरफ जा रही है, प्रैक्टिकल इंटेलेक्ट थ्योरेटिकल इंटेलेक्ट की तरफ जा रहा है। तो एथिक्स जो है उसकी परवाज ऊपर की तरफ, वो थ्योरेटिकल फिलॉसफी की तरफ जा रही है। इसलिए कॉन्टेम्पलेशन, अगर आपको याद हो, जहां हमने खत्म किया था कॉन्टेम्पलेशन पे बात हुई कि हाईएस्ट एक्ट कॉन्टेम्पलेशन होगा इंटेलेक्ट का। अगर इंटेलेक्ट, डिसर्नमेंट सब कुछ है तो कॉन्टेम्पलेशन इज द हाईएस्ट एक्ट। तो ये
मेरा ख्याल है कि ये मिलते हैं। पहली चीज ये कि बैलेंस से डिफाइन करें, और बैलेंस विद द व्यू ऑफ एक्सेलेंस या मूवमेंट टुवर्ड्स द हाईएस्ट। ये दो चीजें हमारे यहाँ, ये दो चीजें सेपरेट देखी जाती। एक सिर्फ आप बैलेंस कर रहे हैं कि मुख्तलिफ फोर्सेज हैं उनके दरमियान बैलेंस कर दिया जाए, वो बैलेंस हो जाए जी, चले इतदाल हो गया। और इतदाल में देखें लफ्ज अदल है, मोतदिल होना, इतदाल होना, उसमें अदल का लफ्ज है। और फलसफा के लिए ये बहुत आम था, क्योंकि वो बैलेंस को अदल ही देखा। एक मीज़ान भी आप तर्जुमा कर सकते हैं कि मीज़ान तवाजुन, और दूसरे पे इतदाल और अदल। तो जस्टिस और बैलेंस का आपस में ताल्लुक है, लेकिन यहाँ जो बैलेंस और जस्टिस की बात है वो हाईएस्ट की तरफ एम करें। तो ये दो साइड्स निकल रही, बैलेंस भी हो रहा है और हाईएस्ट को अचीव भी करना है। अब देखना है ये कराते कैसे, यही दिलचस्प चीज है कि ये स्कीम अनबिलीवेबल। अब एक लाइन मैं आपको, अगर मुझे रेफरेंस मिले, तो ये पहली डेफिनेशन होगी। दूसरी डेफिनेशन वो आपके पास आई थी, वो है पेज 56 पे। तो पेज 56 पे कहते हैं, अब ये जरा मैं ये यूं कह लें कि ये प्रेफेसेस हैं, और फिर हम जब आगे पढ़ेंगे तो समझ आएगा ये बात यहां तक कैसे आई, ये क्यों कह रहे हैं। पहली डेफिनेशन ये होगी जो आपको बताई। दूसरी कहते हैं एथिक्स इज अ मैनेजमेंट ऑफ अर्जेस ओरिजिनली रिजल्टिंग फ्रॉम दैट बॉडी एंड इट इज मीन्स टू द हायर परसूट ऑफ द इंटेलेक्ट। फिर इंटेलेक्ट की तरफ वाली बात तो होगी। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस्म की जो अर्ज है, अर्जेस है, अब उसका उर्दू में क्या लफ्ज होगा, ख्वाहिशात नहीं मैं सिर्फ करना चाह रहा, अर्ज कुछ से ज्यादा है। जिस्मानी जो अर्जेस हैं उनको मैनेज करना, ये है एथिक्स का काम। ये देखिए हैप्पीनेस नहीं बात हुई, हैप्पीनेस का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन ये आपको, मैंने आपके लिए सवाल छोड़ दूंगा कि दोनों का मीटिंग ग्राउंड क्या है। अल-फराबी और इब्न सीना एक ही ट्रेडिशन के अंदर है, वर्चू एथिक्स अरस्तू की। ये एक बात ही कर रहे हैं या नहीं एक बात कर रहे, तो उसको फिक्र के लेवल पे आप सॉल्व करने की कोशिश करें, पजल के तौर पे कैसे हल होता है। अच्छा, तो मैनेजमेंट ऑफ अर्जेस ओरिजिनली रिजल्टिंग फ्रॉम दैट बॉडी एंड इट इज मींस टू द हायर परसूट ऑफ द इंटेलेक्ट। अच्छा, आपको याद हो तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि प्रैक्टिकल फिलॉसफी की 3 डिवीजन थी, एक एथिक्स थी, एक इकोनॉमिक्स जिसको तदबीर मंजिल कहा था, और फिर सियासत थी। तो अगर गौर किया जाए तो इस डेफिनेशन में तीनों चीजें तदबीर है, तीनों चीजें मैनेजमेंट। पॉलिटिक्स इज मैनेजमेंट ऑफ द सिटी, इकोनॉमिक्स इज मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड, और एथिक्स को कहा जाए मैनेजमेंट ऑफ द अर्जेस ऑफ द बॉडी। तो बेसिकली मैनेजमेंट आजकल तो बहुत चलती है, मैनेजमेंट पे किताबें लिखी जाती है, मैनेजरियल ट्रेनिंग्स हो रही है, ये सारा मैनेजमेंट का सब्र है कि मैनेज क्या करना है। तो इनके ख्याल में ये मैनेज करना है, और एथिक्स पे बेसिस बनी तदबीर मंजिल की, वो बेसिस बनती है पॉलिटिक्स की। अब ये सारी बात पहले ये मैंने कहा, ये तो इतना आप उनकी डेफिनेशन देख लें। इसके बाद अब एक जो दूसरा फ्रेम जो बहुत ही यूनिक है, और वो इब्न सीना का होना जरूरी भी था, कि बहुत गहरा रब्त है उनकी जो जिसको हम तिब कहते हैं या तिब इस्लामी कहते हैं, और एथिक्स में। और सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन मेरा ख्याल है साइरस की यही है कि उन्होंने इस लिंक को दिखाया कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग इस्लामिक मेडिसिन या ग्रीको इस्लामिक मेडिसिन आप एथिक्स नहीं समझ सकते। तो ये उससे बहुत ज्यादा मरबूत है। अब ये हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है कि तिब का क्या लेना देना एथिक्स के साथ, और यहाँ पे वो एक सिंबल के तौर पे या एक पैरेलल के तौर पे नहीं, जिस तरह जिस्म को हम कहते हैं ना, ये बचपन में हमें कहा जाता कि जो इल्म जो है वो मौसीकी रूह की गजा है, तो जिस्म की गजा और रूह की गजा। तो ये आप सिमिली कर रहे हैं, ये मुमासलत है। यहाँ मुमासलत की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक्चुअली वो प्रिंसिपल नहीं, वो बेसिस है एक वर्ल्ड व्यू का। इसमें ये सिमिली नहीं हो रही, सिर्फ तमसील का सिर्फ काम नहीं लिया जा रहा। एक्चुअली पूरी थ्योरी ये कह रही है कि चीजें एक दूसरे से कैसे मरबूत हैं, तो ये एक्सप्लोर करना जरूरी है। डायग्राम तक अभी हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। अच्छा जी, तो अब मैंने कहा कि मेडिसिन बेसिस है। इससे पहले इब्न सीना को आज जबकि अब तो विकिपीडिया की जरूरत नहीं है, चैट जीपीटी से पूछ लीजिएगा इब्न सीना कौन है, उनसे आप चेक कर लीजिएगा कि जो बुनियादी मालूमात है आपको वहां मिल जाएगी। उनके बारे में एक चीज जो एक स्कॉलर ने कही है, वो मैं पढ़ के आपको सुना चाहता हूँ। तो साहब कहते हैं कि डिस्क्राइब्स हिज वर्ल्ड व्यू, गौर से सुनिएगा,
as the best unified general system of thought in Western traditions up to his time and probably in any tradition. The most unified complete system of thought. तो आज मकसद ये है कि जब एथिक्स पॉलिटिक्स वगैरह पे हम बात करें, वो एक्चुअली मेडिसिन को भी शामिल कर रहे हैं, मेडिसिन को भी यूनिफाई कर दिया एथिक्स के साथ। और ये जरदार ने ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन है। जितनी इस्लामिक एथिक्स पे बहस हो रही थी, उसने कभी तिब को इनकॉर्पोरेट ही नहीं किया। साइरस ने बराह रास्त लिंक दिखा दिया। तो चैप्टर 1 और 2 सबसे रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन है इनकी इस किताब। ठीक हो, अभी आपने सुना है कि एक यूनिफाइड सिस्टम है, मोस्ट कंप्लीट यूनिफाइड सिस्टम है। तो जो यूनिटी जो मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, और अल-फराबी से थोड़ा हट के हम बात करें, वो यही है कि तिब का और एथिक्स का क्या वास्ता है आपस में। इसलिए डायग्राम भी आ जाए इन टाइम सामने। ठीक हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं पहले चैप्टर से चीजें लेके, तो मेरी ट्रेनिंग नहीं है इस्लामिक मेडिसिन में, मैंने बुनियादी चीजें समझने की कोशिश की है, सीखने की कोशिश की है, थोड़ी सी मेडिसिन पढ़ी है, उसकी थ्योरी पढ़ी है। मैं हकीम वगैरह तो हूं नहीं, तो इसलिए ये जरगार की मैं समरी पेश कर रहा हूँ। अब वो क्या कहते हैं, तो ये हो गया बैलेंसिंग ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर था। अब ये बैलेंसिंग, पूरा जो बैलेंसिंग का फ्रेमवर्क है वो तिब से, और तिब कहाँ से आ रही है, ये अब पीछे पीछे जाते जाएंगे। अब वो क्या कहते हैं कि चाहे कायनात है या इंसान की बॉडी है, उसकी 4 नेचर्स हैं, एक हीट, एक कोल्ड, एक वेटनेस, एक ड्राइनेस। वहां से 4 एलिमेंट्स उन्होंने निकाले। वो 4 एलिमेंट्स क्या हैं, ये जिनको एलिमेंट्स हम कहते हैं, क्या फायर, एयर, वाटर, अर्थ। 4 एलिमेंट्स क्या निकलते हैं पेयर्स में। जब ये 4 चीजें आती हैं, हीट, कोल्ड, वेटनेस और ड्राइनेस, जब उनकी पेयरिंग करेंगे तो आपको 4 एलिमेंट्स मिल जाएंगे। मसलन फायर, हॉट एंड ड्राई, एयर, हॉट एंड वेट, वाटर, कोल्ड एंड वेट, अर्थ, कोल्ड एंड ड्राई। ठीक हो गया। अब देख रहे हैं एलिमेंट से नेचर, 4 ओरिजिनल नेचर से 4 एलिमेंट्स निकले। 4 एलिमेंट्स के बाद बॉडी की 4 नेचर्स हैं, जिनसे 4 ह्यूमर्स, 4 ह्यूमर्स की थ्योरी निकलती है, जो तिब की बेसिस है। तो वहां पे येलो बाइल, ब्लड, फ्लैगम, ये आपको पता है नहीं पता, जानेंगे। 4 एलिमेंट्स निकलते हैं, वो बॉडीज फायर, बॉडीज एयर, बॉडीज वाटर, बॉडीज अर्थ। तो आप देख रहे हैं कॉस्मोस से बॉडी तक आ रहे हैं, बॉडीज के आके उसमें आइडेंटिफाई 4 एलिमेंट्स हुए और उनके ह्यूमर्स हो गए। उसके बाद 9 सब्सटेंसेज हैं, बोन्स, ब्रेन, नर्व, वेन्स, ब्लड, फ्लैश, स्किन, नेल्स वगैरह, और आखिर में हेयर, बाल। वो 10 लेवल्स पे ऑर्गेनाइज है। बॉडी की सिर्फ बात है, बॉडी ये 10 लेवल पे ऑर्गेनाइज है। अब हम ये देख लें, यहां तक बात जिस्म की हो रही थी, इंसान के जिस्म, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल। यहां से वो कहते हैं कि 3 मेन सोर्सेज जिंदगी की, जो ताकत, जिसको ची कह लें चाइनीज मेडिसिन में, ची जो है, जो पावर ऑफ लाइफ है या सोर्स ऑफ लाइफ विद इन ह्यूमन पर्सन, कहते हैं उसकी 3 सोर्सेज हैं बड़े। एक लिवर है, एक कल्ब, हार्ट, दिल, और तीसरा ब्रेन। ठीक हो गया। तो 4 ह्यूमर्स और ये 3 मेन सोर्सेज, ये जो 3 बॉडीली ऑर्गन्स, आप ये देखेंगे ऑर्गन्स की बात हो रही है किसी और चीज की, ये कोई मेटाफोर नहीं हो रहा। ये एक फिजिकल बॉडी में 3 लोकेशंस हैं जो सोर्सेज ऑफ लाइफ हैं, और वो 3 जो हैं बराह रास्त मरबूत हैं 3 मेजर एथिकल टेम्परामेंट्स या ट्रेट्स। तो लिवर का ताल्लुक वेजिटेटिव के साथ, सोल के साथ, हार्ट का ताल्लुक एनिमल सोल के साथ है, और ब्रेन का ताल्लुक रैशनल सोल के साथ। अब आप सोल पे आ गए और टेंडेंसीज भी आ गई, ये हम थोड़ा थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेंगे कि ये इनका क्या मानना है। यानी लिवर जो है वो यूं कह लें सीट ऑफ डिजायर है, हार्ट जो है वो सीट ऑफ एंगर, तर्जमा करते हैं, रैसिबल सोल भी कहते हैं, रैसिबल। तो इमोशन या साइकिक जो मेकअप है, उसकी सीट हार्ट है। लिवर जो है वो सोर्स है। अब ये हार्ट, तसव्वुफ का हार्ट ना इसको कंफ्यूज किया जाए, ये इस थ्योरी के अंदर से आपने समझना है। इस थ्योरी में जब ये कहा जा रहा है, तो यहाँ पे वो हार्ट नहीं बात हो रही जो सूफिया बात करते हैं। तो लिवर डिजायर और एपिटाइट्स, अर्जेस, एपिटाइट्स, ठीक है, खाने की ख्वाहिश, जिनसी ख्वाहिशात, ये उसकी सीट है। हार्ट इमोशन, साइकिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और ब्रेन रैशनैलिटी या रिफ्लेक्शन। तो अब आप देख रहे हैं
चले थे कॉस्मोस से, फिर आए जिस्म पे, जिस्म के अंदर कुछ ऑर्गन्स आए, ऑर्गन से 3 आपने फ्रेम लिए और 3 टेंडेंसीज और 3 फैकल्टी, 3 सोल हैं। ये कोई 3 बीमारियां कुछ नहीं, ये 3 सोल हैं, 3 डिमेंशंस हैं जो उनकी टेंडेंसीज हैं, टेम्परामेंट्स हैं। ये 3 चीजें निकली और ये अल्टीमेटली 3 पावर्स हैं, 3 फैकल्टीज, ये सब कुछ है। तो अब देख रहे हैं यहां से हम इन 3 पे आए। जब इन 3 पे आप आते हैं, लिवर, हार्ट, ब्रेन, अब यहां से बहस शुरू होती है बैलेंस की। तो सवाल क्या हुआ कि बैलेंस कैसे करना है। पहले आपको जानना पड़ेगा बैलेंस करने का क्या मतलब है। तीनों बराबर हैं तो तीनों को बराबर हक मिल जाए, एक जैसा ट्रीट करना है, या इनके दरमियान। तो कहना इनका ये है कि ये जो 3 चीजें हमारे अंदर हैं, इनका पुश एंड पुल है, इंसान की जिंदगी इनका पुश एंड पुल है। एपिटाइट्स आ रही हैं, वो कहीं एक तरफ खींच रही हैं। आपकी जज्बात आपको कहीं और, जज्बात में अभी इमोशंस हैं, या साइकिक, आपकी साइकिक जो मेकअप है वो एक तरफ आपको धक्का देता है या खींचता है। और तीसरी चीज है रैशनैलिटी, है अकल, फिक्र, तफक्कुर, उससे कुछ और मामला निकल। तो ये पुश एंड पुल को बैलेंस करना और मैनेज करना, यही एथिक्स है। अभी यहां तक जो मैंने बात की, ये जो मैंने तिब का, यानी तिब की बुनियाद बन रही है एथिक्स की। और ये मैंने कहा था यूनिफाइड सिस्टम, द मोस्ट कंप्लीट सिस्टम, वो कह रहे हैं सीना का था। और वो हाईएस्ट लेवल फिजिशियन थे। उनकी टेक्स्ट बुक अपेरेंटली 16वीं सदी तक मगरिब में इस्तेमाल होती रही एज दी टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन, द कैनन, कानून जो है। तो इस हवाले से एक तबीब और एक फलसफी मिल के एक निजाम दे रहे हैं। ये आपस में नहीं कि अब मैंने टोपी पहन लिया, मैं जी तबीब हो गया और अब मैंने टोपी पहनी है तो अब तो मैं फलसफी हूँ। ये स्कीम इंटीग्रेट कर दी है उन्होंने मेडिसिन को भी एथिक्स के साथ, और फिर देखना पड़ेगा कि बाकी डिसिप्लिन को भी कैसे करते हैं। यहाँ तक वाजे है आपको। ये 3 चीजें अगर यहाँ तक आ गई हैं तो फिर हम जरा इस डायग्राम को देख लें कि यही चीज अब आप सीधी नीचे से शुरू करें। मुझे कम नजर आ रहा है, इसके जो नोट्स हैं वो भी आप पढ़ लीजिएगा। अब ये देख लें, ये देखें, ड्राइनेस, वेटनेस, कोल्ड, हीट, ये 4 नेचर्स हैं। इनके ऊपर आप आए तो प्लांट फैकल्टीज, उसमें ग्रोथ, न्यूट्रिटिव, अट्रैक्शन, रिटेंशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, तो ये प्लांट फैकल्टीज हैं। वेजिटेटिव फैकल्टीज, 4 ये बेसिक नेचर्स, 4 फितरी अवामिल हैं, फितरी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर। उसके बाद जब आप नबाताती लेवल पे आते हैं, नबातात हम यूज करते हैं, नबातात, जमादात, नबातात, हैवानात, तो जिंदगी जहां से शुरू होती है वो नबातात हैं। तो ये बड़ी पुराना फ्रेम है उनकी। ये डिफाइन करता है नबाताती जिंदगी को, न्यूट्रिटिव फैकल्टी, अट्रैक्शन, रिटेंशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव, मोटिव। और मोटिव जैसे ही शुरू हुआ तो आप हैवानी पे आ गए। अच्छा, अब बात ये हो रही कि ये जो है, ये जो फैकल्टी, ये चल रही, ये जो नीचे वाली है, ये एपिटाइट, ये एपिटाइट्स है। ये पूरा जो प्लांट फैकल्टीज है, दिस करस्पॉन्ड्स टू द एपिटाइट सोल। जो नंबर 2 है, यानी आप एनिमल फैकल्टीज देख रहे हैं, देखें कितनी ज्यादा चीजें हैं जो हमारी हैवानाती नफ्स है, यूं कह लें। उसमें डिजायर, एंगर, एपिटाइटिव, आउटर। अच्छा, ये कोई है कि एपिटाइट का नीचे है ताल्लुक या नहीं, मैं श्योर नहीं हूं। अच्छा, और गौर करें आउटर सेंसेस और इनर सेंसेस। आउटर सेंसेस तो पता है ना, हवा से खमसा। इनर सेंसेस क्या हैं? वो भी 5 है। और अब ये आपको कुछ चीजें आप सुनते आए होंगे, लेकिन वो फ्रेम में या स्कीम में किधर है ये इससे पता चलता है। तो जब आप देखते हैं आउटर सेंसेस तो पता चल गई हवा से खमसा है। आउटर सेंसेस से डेटा आ रहा है, जो सूरत कहते हैं, सूरतें आ रही हैं, वो जाती किधर है? वो इनर सेंसेस में जाती है। ये किस पेज पे थी तस्वीर? एक सेकंड में आपको दिखा दूं, उसमें कुछ नोट्स हैं। हाँ जी, तो सूरतें, जो भी चीज इंसान के हवास के जरिए जो भी एक्सपीरियंस हुआ, मुशाहिदा हुआ, वो इनर सेंसेस में जाता है। इनर सेंसेस में 5 फैकल्टीज हैं। अभी हम अंग्रेजी में बहुत यूज करते हैं टर्म कॉमन सेंस। यार कॉमन सेंस यूज करें। कॉमन सेंस सेंस है किधर? वो इनर सेंसेस के अंदर लिस्टेड है। और वो कॉमन का मानी ये नहीं, कॉमन का क्या मतलब है?
तो वहां कॉमन का मतलब है कि जहां पे मुख्तलिफ सेंसेस का डेटा इश्तराकी, तो वह जहां पे वो मिलता है, इसलिए वो, क्योंकि वहां पे मिलाप होता है, इस वजह से उसको कॉमन सेंस कहते हैं। उसके बाद इमेजिनेशन हुआ, तो ख्यालिया जो है वो भी यहीं पे है, इनर सेंस है। उसके बाद आपकी यादाश्त, मेमोरी, वो भी यहीं पे है। उसके बाद क्रिएटिव इमेजिनेशन, एक इमेजिनेशन है, एक क्रिएटिव इमेजिनेशन है, तो ये इनर सेंस। और उसके बाद एक हम लफ्ज बड़ा इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं यार आपको वहम हो रहा है। ये वहम जो हम कहते हैं, ये वहम होना, ये भी इनर सेंस है। ठीक है, तो ये अब इनर सेंस है, अब हम ऊपर आ गए हैं। तो देखिए, हम नीचे से आए थे, नेचर से आए, बॉडी, फिर वो उसका प्लांट वर्ल्ड के साथ ताल्लुक, फिर एनिमल वर्ल्ड के साथ ताल्लुक, अब हम इनर सेंसेस पे जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि आप ऊपर जाए जा रहे हैं, हायर रेल्म्स, ये पूरी हायरार्की ऊपर की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे आप देखें कि इनर सेंसेस के बाद आ रहा है प्रैक्टिकल इंटेलेक्ट, जिसका जिक्र हो चुका है पहले भी, और उसके ऊपर है थ्योरेटिकल। ठीक, अब इससे जरा सी ऊपर करें, तो एनिमल फैकल्टीज अब खत्म हो गई हैं, यहां से ह्यूमन फैकल्टी शुरू हो रही है। वो ये रैशनल सोल वाली बात जो है, रैशनल सोल जो है वो इंसान को कैरेक्टराइज कर रहा है। तो स्कीम में आप प्लांट से, एनिमल से हो के अब आप ह्यूमन रेल में आ गए हैं, जब प्रैक्टिकल इंटेलेक्ट का इस्तेमाल शुरू हो गया। इसलिए एथिक्स हमारा प्रॉब्लम है, इनके मुताबिक एथिक्स इंसान का प्रॉब्लम होगा, बाकी क्रिएशन को उसे डील नहीं करना। तो प्रैक्टिकल इंटेलेक्ट, इसलिए वो प्रैक्टिकल डिसिप्लिन निकलता है, उससे एथिक्स, पॉलिटिक्स, और वो प्रैक्टिकल इंटेलेक्ट निकले। वहां से आगे देखें तो फिर थ्योरेटिकल इंटेलेक्ट, जो नई चीज आ जाएगी वो ये एक्वायर्ड इंटेलेक्ट और एक्टिव इंटेलेक्ट। ये थोड़ा बहस तलब है कि ये क्या है। अच्छा, फिर दोबारा इनके माबैन ताल्लुक है, जो नीचे वाली सारी हैं, नॉर्मल जो ऑर्डर है, बैलेंस है, उसमें नीचे वाली फैकल्टीज ने ऊपर वालों को सर्व कर, मकसद सर्विस है। नीचे वाली फैकल्टी ऊपर वाली को सर्व करे। जब तवाजुन नहीं रहेगा, ऊपर वाली फैकल्टीज या एलिमिनेट की जा रही हैं, या उनको जगह नहीं मिल रही, या वो सर्व करवाया जा रहा है उनसे नीचे वाली फैकल्टी। ये क्लियर हो गया आपको? ये भी एक और बात है कि, तो इस वही बात है कि दो चीजें हैं कि बैलेंस भी करना है, एक तरफ बैलेंस करना है और एक तरफ ऊपर की तरफ परवाज करनी है। दोनों चीजें साथ रखेंगे तो थ्योरी मुकम्मल होगी। अगर सिर्फ बैलेंसिंग करेंगे तो हायरार्की नहीं पता चली, तो इसलिए वो मूवमेंट या ट्रेजेक्ट्री मिसिंग होगी। दोनों चीजों को साथ रखेंगे तो तब फारूक साहब को रखा जी। फारूक साहब जी, अभी तक बड़ा अच्छा चल रहा है। मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है। जी। इन्होंने बड़ी इंट्यूटिवली भी समझ आती है कि ये प्लांट फैकल्टीज या वेजिटेटिव फैकल्टीज हो गई, एनिमल फैकल्टीज हो गई। एनिमल फैकल्टीज में टॉप पर एक तो आउटर सेंसेस आती हैं, जो कि एनिमल्स में भी हैं। जी जी इनर सेंसेस जिस तरह आपने बताई, जो इनके मॉडल के अंदर हैं, जी जिसमें इमेजिनेशन है, वहम है, ये एज आई अंडरस्टैंड ये प्योरली ह्यूमन एनिमल में है। मतलब ये जब बाकी जानवरों में अगर हैं तो हमारे पास एविडेंस कोई नहीं है उसकी। ह्यूमन एनिमल में है ये वहम, परेशानी, पहले से वो होना, ये सारी की सारी चीजें, इमेजिनेशन। अच्छा मतलब अच्छा, जो खतरे का एहसास हो जाना, ये जानवरों में ये मिलता है। मैं डिफेंड तो नहीं कर रहा, ये तो ओल्ड जी स्कीम है, मैं तो अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ। और वो कि जी साइंस अब क्या कहती है, और अब जो नया, जितनी बायोलॉजी और जोलॉजी और वो सारी स्टडीज ने क्या नया दिया है, वो मैं उस पर बहस नहीं कर सकता। लेकिन वो ये कि ये एहसास, अगर वो वहम है कि वो कि कुछ मेरे खतरे का एहसास, कि आई एम अंडर अटैक, फॉर एग्जाम्पल। मे, मेरे ख्याल से बिल्कुल यही एग्जांपल दिया गया है नीचे टेक्स्ट में, कि खतरे का एहसास होना, जो खतरे आउट का एहसास इनर होना, सेंसेस। इमेजिन कर रहे हैं, हाँ, वहम हो रहा है, मेमोरी में पहले एक्सपीरियंस था, इस वजह से उसको उससे इन्फॉर्म हुए। तो वो देख रहे हैं ना कि आउटर सेंसेस से एक्सपीरियंसेस अंदर चले गए थे इनर सेंसेस में, और इनर सेंसेस में जाने के बाद वो उससे डिस्पोजिशंस निकलती हैं, तो जिसका हम आज भी हम भी यूज करते हैं जी। हमारा ट्रॉमा था तो एक ये चीज ट्रिगर है, तो ट्रिगर जो हो रहे हैं वो इनर सेंसेस से आ रहे हैं। कोई चीज मेमोरी में फंसी है, कोई ख्याल में है, वहम हो रहा है, ये हो रहा है। तो ये एक जवाब है मेरे पास, लेकिन मैं डिफेंड नहीं कर रहा इसे, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये मैं ये ये बता रहा मेरे हूँ। ख्याल से बिल्कुल यही एग्जांपल इसी टेक्स्ट में नीचे इनर सेंसेस को डिफाइन करते हुए दिया गया है कि खतरे का एहसास करते हुए बिना जाने के, वो मतलब ये जानना कि वो अगले वाला जो शिकारी है वो मुझे मारने आया है, इसी बिल्कुल यही एग्जांपल दे के इनर सेंसेस की
एक्सप्लेन किया गया जो आप बता रहे हैं, मेरे ख्याल से एनिमल्स के अंदर भी। ठीक हो गया। चलें फारूक साहब, गुजारा हो जाएगा इससे, इस जी जवाब जी से तुम बिल्कुल आगे बिल्कुल। बढ़ो। और ये अच्छा, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये इनर सेंसेस वाला, बिल्कुल ठीक है, ये ठीक। इसको रिकंसाइल करेंगे खुद ही बाद में। हाँ, तो ये आप देखिए कि एपिस्टेमोलॉजी भी इसके अंदर है, कॉस्मोलॉजी भी इसके अंदर है। अब बात हम एथिक्स पे कर रहे हैं और एथिक्स पे करना चाह रहे हैं, लेकिन ये बताना पड़ता है कि इस फ्रेमवर्क के अंदर सारी बात है और कितनी कितनी बड़ी स्कीम है ये जिसके अंदर हम। अब दो तीन चीजें हैं, तो अब मसला जो हो रहा है, जो ये बैलेंस का नहीं अर्थ है कि मैनेज करना पड़ेगा, मैनेजमेंट की जो मैं बात कर रहा हूँ कि अब इंटरनली अपने आप को मैनेज करना एथिक्स है। एथिक्स वो इल्म है जिससे आप अपने अंदर, ये सारा ही कहानी हो रही है। ये सारी डिमेंशंस हैं कि वेजिटेटिव सेल्स भी है तो एनिमल सेल्स भी है, और फिर ये प्रैक्टिकल इंटेलेक्ट और थ्योरेटिकल इंटेलेक्ट की भी मौजूद है। ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन अंदर एक वॉर जोन है। अगर बैलेंस नहीं है तो वॉर जोन। अच्छा, एक छोटा सा मैं चीज ऐड करना चाह रहा था जी। कि ये जो टाइपोलॉजीज, ह्यूमरल टाइपोलॉजीज है, ये तो वैसे ईस्ट वेस्ट दोनों में शायद हो सकता है, उसमें इब्न सीना का काफी हाथ हो कि भाई ये शख्सियत जो है ये फ्लेगमेटिक है, ये शख्सियत जो है ये, यानी कि वो फिजिकल ही ह्यूमर्स का वो, यानी कि काफी कल्चरली अहम रहा है हाँ जी। फिजिकली, यानी कि मॉडर्न मेडिसिन के आने के बाद ये एलिमिनेट हुआ, वरना अगर तिब्बतन मेडिसिन भी है, चाइनीज मेडिसिन भी है, उसके आपको पैरेलल्स मिल जाते हैं। मैं तो और अभी अगर सिर्फ आप, और वो बैलेंस ही पे बेस्ड है, चाइनीज मेडिसिन भी बैलेंस पे बेस्ड है। मैं तो अभी सिर्फ वेस्ट का ही सोच रहा हूँ, तो हाँ उसमें जी। क्या जबान में वो चीजें हैं ना कि जी ये फ्लेगमेटिक है, ये एक फ्लेम हो गया, एक जो भी दूसरा होता है कॉलरिक है। सिर्फ अ, मुझे मुझे लगता है कि वो शायद, अगर जिस सतावल तो ये सुनने में अब कम आता है, मैं अभी इस पे थोड़ी बात करूंगा, जो इसमें एक और इसका एक ये बता रहे हैं साइरस ने, आपने पढ़ा है वो सेक्शन। तो वो ये है कि मुझे लगता है कि जब वो पुरानी रवायतें जब खत्म होती हैं तो उनके एक्ोज या उनकी लैंग्वेज या वो रह जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स उनके, जिस तरह आज भी कहते हैं आप, हम कह रहे हैं ना वहम हो रहा है, किसी को पता नहीं है वहम होता क्या। वहम कोई एक्चुअल चीज है कि वहम का सोर्स क्या है, कहाँ से वहम आता है, इस पर नहीं सोचते, लेकिन वो जुबान में वो टर्मिनोलॉजीज आ चुकी हैं, तो वो हाँ, मौजूद हैं आज भी। तो वो एक कह लें कि एक्ोज ऑफ द बायगॉन ट्रेडिशन या ऑफ द डेड ट्रेडिशन। बिल्कुल बिल्कुल। यानी 19 सेंचुरी तक तो होता था ना, ही इज ऑफ गुड ह्यूमर, यानी कुछ उसका एहसास आहिस्ता आहिस्ता कम हुआ, पिछले 100 साल में गायब ही हो गया, मगर पुरानी हाँ अब। चीजें। इफ आई मे ऐड, ये मैं साइकोलॉजी के अंदर जो ह्यूमन मॉडल्स और साइकोलॉजी के मॉडल्स हैं, जो शुरू से थ्योरीज चल रही हैं, मॉडल्स लोगों ने पेश किए हैं, उनमें मैं एक दो में ये पढ़ चुका हूँ पहले, मतलब चंद साल पहले मैं पढ़ रहा था। तो उसमें भी इसका बाकायदा ये ह्यूमर्स का और ये जो इससे पूरा जो आता है ना कॉलरिक और ये सारा जो इसमें भी इन्होंने जिक्र किया है, वो उसमें भी उसका जिक्र है। मतलब पुराने मॉडल्स में साइकोलॉजी भी इंसान के उसके भी एक्सप्लेन ऐसे करते हैं। हम्म, हम्म। अच्छा जी। तो अब बस इसको इसको मैं अब बहुत ज्यादा तो इस पे क्या बात करनी है, क्योंकि कुछ और चीजें मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। मैं ये इस पूरी स्कीम, आज मेरा मकसद था इस स्कीम को दिखाना एक्चुअली, कि ये वो टिप्स से आप कैसे कैसे एथिक्स और एथिक्स की फिर कहाँ तक जा रही है बात, तो सुहेल वहां जा। सुहेल कुछ कहना चाह रहे, क्योंकि ये जी। असल में साइकोलॉजी मेजर है, तो हो सकता है कुछ इस हवाले से कह रहा है। जी, मैं बस एक छोटी सी चीज ऐड करना चाह रहा था। जब मैं टेक्स्ट पढ़ रहा था जो इनर सेंसेस को जो डिफाइन किया था ना, तो रिसेंटली मेरे ख्याल से 60s में जो मेमोरीज के ये डिवाइड किया गया, एक होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी जो 5-6 सेकेंड या 10 सेकेंड तक चीजों को स्टोर करता है। एक होता है वर्किंग मेमोरी जिसके अंदर हम चीजों की शक्ल को बिगाड़ सकते हैं, मतलब कुछ इमेजिनेटिव जो यहाँ पे दिया गया है। और एक कहता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये इतनी पुरानी टेक्स्ट है, और जो डिस्टिंक्शन है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर है जो अभी रिसेंटली एम्पिरिकल साइकोलॉजी में मेमोरी के ऊपर डिस्टिंक्शंस हुए हैं, वर्किंग मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी, बस इतना था। हम्म। हम्म। ठीक है जी। अच्छा, तो अब यहाँ से ये चूंकि अब ये देखें, अ, अ, अब ये थोड़ा सा पीछे जो बात हो चुकी, और इस डायग्राम को देखने के बाद एक इससे नतीजा एक जो सामने आता है, तो ये कहते हैं जैसे ही हम प्रैक्टिकल इंटेलेक्ट की तरफ जाते हैं, तो वहां पे चूंकि नीचे बॉडी में, अब आपने देख लिया कि इंसान के जिस्म में नबाताती भी
और हैवानी भी टेंडेंसीज, वो इनर सेंसेस, ये सब कुछ अब मौजूद है। तो अब मैंने ब्रॉडली अगर आप कह दें तो वेजिटेटिव और एनिमल, या नबाताती और हैवानी, ठीक है, वो कुव्वतें, और ये सब कुव्वतें, पावर्स हैं, फैकल्टी भी कहें, पावर्स कहें, ये मौजूद है। प्रैक्टिकल इंटेलेक्ट, इंसान चूंकि रैशनल है, वो जो इंटेलिजेंस है वो डील कर रही है ये नीचे की टेंडेंसीज को, और इसलिए ओवरऑल इंसान के अंदर इसी हवाले से टेंडेंसीज या ओरिएंटेशंस निकलते। एक ओरिएंटेशन जो है वो, ये जो इब्न सीना ने शुरू में ही पहले दूसरे सफे पे जगह बताते हैं, फर्स्ट ओरिएंटेशन ऑफ द प्रैक्टिकल इंटेलेक्ट इज टुवर्ड द एपिटेटिव एनिमल फैकल्टी। सेकंड वो कहते हैं जी, हाँ, of anger and desire, both of which excite emotion that bring a person to laugh or cry or feel shame or modesty। तो देख रहे हैं साइकिक कॉम्प्लेक्स जो है इंसान का, वो एनिमल ओरिएंटेशन से। तो उसके बाद कहते हैं द सेकंड ओरिएंटेशन इज टुवर्ड द हायर एनिमल फैकल्टीज। देख रहे हैं लोअर एनिमल फैकल्टीज थी और हायर, तो हायर में क्या है, इमेजिनेशन और यही वहां इनर सेंसेस की तरफ, बहुत ज्यादा अपनी मेमोरी में रहना, नॉस्टैल्जिया, कुछ लोग नॉस्टैल्जिया से पाए, कुछ लोगों को हर वक्त वहम हो रहा है, तो वो उसी ज्यादा वो हायर एनिमल फैकल्टीज की तरफ उनका रुझान जाता है। रीओरिएंटेशन है प्रैक्टिकल इंटेलेक्ट। तीसरी जो है, अब वो देखें तीसरी कहाँ जा सकती है, तीसरी नीचे की तरफ पॉइंट नहीं करेगी, वो ऊपर की तरफ पॉइंट करेगी। तो सॉरी, मैं इधर हाथ करता हूँ, नीचे नहीं ऊपर, तो नीचे की तरफ नहीं, वो थ्योरेटिकल इंटेलेक्ट की तरफ मूव करेगी, तो प्रैक्टिकल इंटेलेक्ट, ये तीसरी ओरिएंटेशन। तो उसको वो कहते हैं कि third orientation of the practical intellect is towards itself, that is towards its own principal potentiality, the ability to contemplate moral action। और जब ये contemplation और moral action होगा तो वो अपनी एक कैपेसिटी, और फिर इसके बियॉन्ड ये acquired intellect आया, ये वही जो discernment को excellence तक कैसे लेके आना है, pursuit of excellence of discernment। तो practical intellect के पास ऊपर की तरफ क्या ऑप्शंस हैं, वो थ्योरेटिकल इंटेलेक्ट है, उसके बाद एक्वायर्ड इंटेलेक्ट जो ऊपर चलते, और एक्टिव इंटेलेक्ट इसकी में ये स्टैंडर्डाइज हो गई थी बाद में, ये फरिश्तों के साथ लाइंड अप है। एक रिवीलिंग एंजल जो गाइड का एलेगोरी में जो गाइड है, वो एक्चुअली एक्टिव इंटेलेक्ट से अगर मीटिंग हो जाए तो इल्म, इल्हामी इल्म आना शुरू हो गया, वो फरिश्तों के जरिए आए। अब आप देख लें कि जो दीन का अकीदा फरिश्तों के मुतालिक है, फरिश्तों पे ईमान जरूरी है वगैरह, तो फरिश्ते कर क्या रहे हैं हमारी लाइफ में, उनका मकसद क्या है, एक तो वो है कि प्रोटेक्टर्स हैं, ये है वो है, बहुत सारे फंक्शन अदा करते हैं, लेकिन एक लेवल पे इल्म हासिल करने के लिए, और ये बड़ा रिमार्केबल है कि जिस तरह जिब्रील अलैहिस्सलाम है वो आइडेंटिफाइड है कि रिवीलिंग एंजल। तो ऊपर एक्टिव इंटेलेक्ट की उसकी जो स्कीम, मुख्तलिफ इंटेलेक्ट्स आते हैं, 10 इंटेलेक्ट्स हैं ऐसे वैसे, और बड़े नाम हैं वो, तो इंटेलेक्ट जहां कहा जा रहा है वो फरिश्ते की बात होगी रिलीजियसली, थ्योरेटिकल लैंग्वेज ना बात करें तो इसकी। तो मूवमेंट नीचे से प्रैक्टिकल से टुवर्ड्स दी एक्टिव इंटेलेक्ट जानी है। लेकिन एथिक्स का मामला ये है कि जो नीचे, तो अब देखें अल-फराबी और इसमें फर्क ये है कि वो अल-फराबी में बैलेंस पे लग रहा था, बात खत्म हो रही है, थोड़ा सा बार बार आपको हिंट मिलता है कि नहीं बैलेंस नहीं है, सिर्फ बैलेंस के साथ ये परसूट है टुवर्ड्स हायर। इसलिए वो कहते हैं कि डेथ जो है वो आपकी एनिमल और वेजिटेटिव फैकल्टीज के साथ, बॉडी के साथ जब डिस्कनेक्ट हो गया तो ये वॉर खत्म हो गई, नीचे वाली सारी चीज खत्म हो गई, इंटेलेक्ट जुदा हो गया, इंसान का जो इंटेलेक्ट है वो जुदा हो गया। ये जो बॉडी ने क्या उसे कहते हैं, शूरश, और जो मुश्किलात खड़ी की हुई थी उनसे आपको निजात हो जाती है। तो और इसलिए इस स्कीम के अंदर ये जो नीचे की सारी चीजें एनिमल और वेजिटेटिव हैं, खासतौर पे एनिमल की बात करें क्योंकि मेनली एनिमल ही को डील करना है एथिक्स के लिए, वो उनके पुश एंड पुल को आपने कैसे बैलेंस करना है, ये समझने की जरूरत है, यही एथिक्स का नाम। तो ये तो इसकी अब स्कीम होगी। अगर इस पे कोई और है सवाल तो बताएं। ये मैंने कहा मैं दिखा दूं कि तिब, अब देखिए आप बगैर तिब के कैसे समझा जाए इस स्कीम, लेकिन अब एथिक्स पे बात हो रही है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग यही सारी फैकल्टीज मौजूद हैं, इंसान की हकीकत क्या है, इंसान का कायनात के साथ रब्त क्या है, उस सब के अंदर से जाके एथिक्स डिफाइन किए जा रहे हैं। अगर ये हो गया तो फिर मैं थोड़ा सा इनकी एथिक्स से आप फिर पॉलिटिक्स क्या आती है, और पॉलिटिक्स से भी बियॉन्ड
क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हम बात कर सकते हैं। कोई और इस स्कीम के बारे में सवाल है तो? जी, एक छोटा सा सवाल ये था कि वैसे इंतहाई रिमार्केबल है, मतलब जितनी ब्रेड्थ को और मतलब ऊपर से नीचे तक कवर कर रहा है, इट इज अमेजिंग। और जिस लॉजिकल तरीके से कर रहा है वो भी खूबसूरत है। बाकी सारे मॉडल जैसा अल-फराबी का वो भी इसमें कहीं फिट हो जाएगा, बाकी मॉडल्स भी इसमें कहीं इसके सबसेट के तौर पर फिट हो जाएंगे। वैसे ये प्रैक्टिकल भी बहुत ज्यादा लग रहा है, मगर मैं पूछना चाह रहा था कि कॉन्टेम्परेरी व्यू क्या इसके बारे में, ये कॉन्टेम्परेरी व्यू के अंदर है ये वाला मॉडल? और अगर है तो इसको आजकल लोग कैसे देखते हैं? मतलब वैसे तो ये सवाल अच्छा वो है कि आजकल का तो बंदा थोड़ा सा करप्टेड है, लेकिन फिर भी मेरा सवाल ये था। अच्छा ठीक हो गया। अब ये देखें जो इसकी थ्योरी अभी फर्दर है ना, क्योंकि ये तो अपने स्कीम पे ज्यादा बात कर रहे हैं। अगर एक्चुअली वर्च्यू एथिक्स, इस पूरी ट्रेडिशन को, अरस्तू की ट्रेडिशन को वर्च्यू एथिक्स कहा जाए। वर्च्यू एथिक्स का रिवाइवल हुआ है 100 साल पहले। इससे पहले जो 17वीं सदी से यूटिलिटेरियनिज्म, वो जॉन स्टुअर्ट मिल, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, जो इमैनुअल कांट, तो और यूटिलिटेरियनिज्म के डिफरेंट मॉडल्स आ रहे थे, कांटियन मॉडल डिफरेंट आ रहे थे। इनको डिओंटोलॉजिकल कहते हैं, डिओंटोलॉजिकल मॉडल जो वर्च्यू थ्योरी का मॉडल है, और उसी में वो दीनी एथिक्स को भी डालते थे। कि दीनी एथिक्स भी जो है वो जैसे कमेंट जो जैसे कहा जा रहा है, स्क्रिप्चर कह रहा है वो, तो वो जो स्कीम बनाती है, तो वर्च्यू एथिक्स का रिवाइवल हुआ है। बहुत ज्यादा लिटरेचर वर्च्यू एथिक्स पे। जो चीज मुझे नजर नहीं आ रही कि उसका इस तिप से और इस कॉस्मोलॉजी को भी डिफाइन करे। कॉस्मोलॉजी इज बीन डिस्ट्रॉयड। ये जो वर्ल्ड व्यू जिसके अंदर से ये वर्च्यू एथिक्स निकाला गया था, उस पर तो बहस नहीं है। बहस वो इतनी कर रहे हैं कि किरदार, अब वो बात हुई कि वो कौन से वर्च्यूज हैं। मसलन तो वो 4 कार्डिनल वर्च्यूज जो अरस्तू ने बोले थे उनको रीअसर्ट करना। मसलन उसमें पहला करेज था, और वो मैन, द मैन। अब मैन कौन है? जो वॉरियर है, ब्रेव है। तो ब्रेवरी एक्चुअली सबसे पहली चीज, करेज वॉज द फर्स्ट वर्च्यू। ठीक है, तो उसके बाद फिर प्रूडेंस है, जस्टिस है, चैरिटी है, जो इस तरह वो। और फिर उन्होंने क्रिश्चियंस आए, क्रिश्चियंस ने 3 और ऐड किए, उन्होंने 7 कार्डिनल वर्च्यूज। आपने शायद सुना होगा ईसाइयत में 7 डेडली सिंस, ये इस पे फिल्म भी बनी थी, फिल्म का नाम था 7। वो 7 डेडली सिंस के बारे में था। तो 7 डेडली सिंस हैं और 7 वर्च्यूज हैं। वो 3 क्रिश्चियन वर्च्यूज थे, फेथ, होप, लव, लेकिन 4 जो ओरिजिनल थे। तो इस पे बहस करते रहेंगे, लेकिन ये जो स्कीम है वो नहीं है। अब वो जा चुकी है। फरूख साहब समझ रहे हैं कि स्कीम नहीं है, वर्च्यू एथिक्स पे बात हो रही, और कैरेक्टर बहुत जरूरी है। हम नहीं मानते ऐसी एथिक्स को जो सिर्फ एक्शन रेगुलेट कर रहा है। ये वर्च्यू एथिसिस्ट बहुत ज्यादा बहस कर रहे हैं, यूटिलिटेरियंस के साथ कर रहे हैं, कांटियंस के साथ कर रहे हैं। और फिर ऐसे भी लोग हैं वो जो एन रैंड, जो इंटरेस्टिंग खातून थी, जिन्होंने वर्च्यू ऑफ सेल्फिशनेस किताब लिखी। तो ये भी नजरिया आ गया कि जी सेल्फिशनेस में मसला क्या है, सेल्फिश होना चाहिए बंदे। तो सेल्फिशनेस की थियरी भी आ गई थी। तो वो वर्चुअल एथिक्स एक ट्रेडिशन के तौर पे खड़ा है, लेकिन जो इंसीना की सारी स्कीम है वो उसका हिस्सा नहीं। और मुझे यहाँ तक लगता है कि ज्यादातर पिछले 200 सालों में जिन लोग इंसीना को भी पढ़ रहे हैं, उन्होंने उसका तिब का और उसका कनेक्शन नहीं देखा कि ये पूरी कॉस्मोलॉजी सब कुछ ये एक यूनिफाइड सिस्टम के अंदर है आप। तो इसमें लेकिन क्या इससे ऑल और नथिंग। अब लेकिन एक मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दूं कि इसके बाद ये पॉलिटिक्स से भी आगे जा रहे हैं। ये तो जुबैर साहब आ गए। जी सलाम अलैकुम जुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं छुप के बैठा हुआ था क्योंकि मैं देर हो गई थी मुझे, और मैं जुम्मे का भी मेरा मिस हो गया। अच्छा अच्छा। जी नहीं आप जी, कंटिन्यू करें। बस बाद में खुशी हुई, मैंने कहा बड़ा अरसा हुआ आपको देखा नहीं। तो अच्छा, अब ये यहाँ से इसकी इंप्लीकेशंस हैं थोड़ी सी। और याद है आपको पिछली दफा भी अल-फराबी के साथ भी ने कहा था कि एथिक्स से ही पॉलिटिक्स तक जाते थे, एथिक्स और पॉलिटिक्स बहुत डायरेक्टली कनेक्टेड थे। इनमें क्या हो रहा है? तो वो कहते हैं, ये पेज 64 का बॉटम में कहते हैं कि दीज ऑब्जर्वेशंस डू नॉट जस्ट अप्लाई टू द इनर वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, Hayes' advice also has political import, since sometimes people are dominated by one or the other characteristic trait, and a learned judge of character can counterbalance one tendency with another to create social equilibrium. तो सोसाइटी में भी वर्चू एथिक्स को यूज करके आपने फोर्सेस को, मसलन एक मुआशरा है, एक गांव है, वहां पे लोग बहुत ज्यादा एक ओरिएंटेशन के हैं, वो सीले हैं। तो मुझे तो अपना गांव याद है, हमारे इलाके के लोग बहुत ज्यादा इस तरह। उनको कैसे सकून, उनको बैलेंस कैसे करना? सवाल ये है कि तो इसकी सोशल एप्लीकेशन है। यही थ्योरी जो इंडिविजुअल पे अप्लाई की थी, इसी को सोसाइटी पे अप्लाई करेंगे। वही बैलेंसिंग एक्ट जो इंटरनली करना है, वही बैलेंसिंग एक्ट सोसाइटी में भी होना है, वही आपने फैमिली में करना है। तो उन्होंने कहा कि इसकी एप्लीकेशन है।
एक चीज और है, वो ये है कि इब्न सीना में यहाँ तक कि ज्योग्राफी भी इससे डिफाइंड है। तो अब वो बात जो नेचर से शुरू हुई थी और इंसान के जिस्म पे आई थी और अखलाक पे आई थी, वो ज्योग्राफी भी कह रहे हैं कि मसलन ये जो मुख्तलिफ इलाकों के लोग होते हैं उनके अंदर मुख्तलिफ टेंडेंसीज होती हैं। तो वो फिर उन्होंने पूरी डिस्कशन आपने पढ़ी होगी, फिर मुझे अब याद भी नहीं है कि पिछले चैप्टर में, मेडिसिन वाले चैप्टर में ये था या इब्न सीना वाले चैप्टर में था। तो वो कहते हैं कि जी इस इलाके के लोग यहाँ पे ज्यादा ये रैशनल टेंडेंसी है, ये वाला जो इलाका है यहाँ पे ज्यादा ये। आजकल ये वाला जो फ्रेम है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। लोग वो कहते हैं ये रेसिज्म, इसी तरह रेसिज्म। इसको फिर आप रेसिस पे लगाएं तो काली रेस इस तरह की है, दूसरी रेस इस तरह की है, तो इस तरह की बात करना टोटली इम्पॉसिबल हो चुका है कि ये कैसे हो सकता है। ये इसकी एप्लीकेशन है, उसी थेरी की ये भी एप्लीकेशन है। तो ये रुकती नहीं है, ना इंसान पे रुक रही है ना एक मुआशरे पे रुक रही है। ये पूरी कायनात को नेविगेट करने के लिए, सारे मुआशरों को नेविगेट करने के लिए इन्हीं टेम्परामेंट्स को, ये टेम्परामेंट कह लें, जो 3 टेम्परामेंट्स हैं इन्हीं से वो डिफाइन कर, मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ टेम्परामेंट्स। अच्छा जी, अब मैंने काफी बोल लिया है। इस सब की बुनियाद पे जो आपके पास है बन यकजन वाली कहानी है, आपको याद होगा 3 दोस्त जो थे, वो कोई अगर समराइज कर दे, खुद ही से बता दें और इसको थोड़ा अप्लाई करने का हमें थोड़ा नजर आ गया कि जब करना कर क्या रहे हैं। यानी वो थोड़ा एक अप्लाइड फॉर्म आ गई है। तो एलिगोरी कह रहे हैं कि जी एक एलिगोरी, ठीक है। और दूसरी एलिगोरी इससे थोड़ा थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको भी अब क्विकली हम जो टाइम बचा है उसमें एलिगोरीज को देख लेते हैं। तो कोई मदद करेगा जी? 2 एलिगोरीज, पहली है बन यकजन। सर उसका तो वही याद है जो वर्षा हो गया पड़े हुए, कि वो जो बच्चा था वो एक जजीने में आ, होता है और वो वहां पे वो बड़ा होता है और उसके पास कोई और सोर्स नहीं है जिस जहां से खुदाशनासी के सिलसिले में मदद नहीं मिल नहीं सके। जुबैर साहब, ये वो वाली नहीं है, ये तो आज वाली रीडिंग है। अच्छा ये आज वाली है। आज आज वाली हमने, रीडिंग में जो है इब्न यकजन है ना, वो उसकी बात। अच्छा कोई और? सॉरी मैं आप जो इब्ने बात कर तुफैल रहे हैं, वाली की मैं बात कर रहा हूँ। आप इब्न तुफैल वाली की बात करें। ये जी इब्न जी। तुफैल वाली, ये इब्न तुफैल से पहले इन्होंने है इब्न यकजन की थी। अच्छा ये सर एक ही नहीं होनी चाहिए ये दोनों? नहीं, अब मुझे क्या, ये है नहीं तो अब क्या करें। ठीक है नाम सर। वही है, नाम वही है कि बात मुख्तलिफ है। यानी ये भी कह सकते हैं कि अब वो ये कैरेक्टर्स बन गए थे फलसफे में, जिस तरह हमने देखा भी है। मैंने असल में ये दूसरा पेज पढ़ा नहीं, बस ये 2 पेजेस ही हैं। एक तो आपने कवर कर लिया वो जो चार्ट था, ये दूसरे में अगर आपने कवर किया तो मेरे नहीं, मैं भी नहीं। मैंने तो पूरा चैप्टर भेजा था। अच्छा चलें, मैं मैं माफी आप चाहता हूँ, अब आप बाकी फाइनली से। कोई रीडिंग ही कर ले। कौन रीडिंग कर देगा यहाँ से? आप पेज 63 का बॉटम जो है वहां से कोई रीडिंग कर दे। अविसेना नरेट्स द स्टोरी एज हिमसेल्फ, 63 पेज। है ये मेरे पास। सर हमारे पास पेज नंबर नहीं है वैसे, लेकिन अच्छा, ये वो पीडीएफ, वो शायद किंडल वर्जन है या क्या? क्या करें लाइब्रेरी से कई दफा ऐसी। ये जी सेक्शन है द सोल्स जर्नी फ्रॉम एम्बॉडीमेंट, वो वाला सेक्शन है। कोई और पढ़ना चाहे तो ठीक है, नहीं आगे तो मैं पढ़ देता हूँ। आगे जाने दें। ये ठीक है। एविसेना, आप देखें सेकंड पैराग्राफ, एविसेना नरेट्स द स्टोरी एज हिमसेल्फ। जी जुबैर साहब, फिर आप ही जो कोई भी पढ़ दें जी। द सोल्स जर्नी फ्रॉम एम्बॉडीमेंट टू परफेक्शन इन लिविंग, नहीं सन नहीं, ऑफ, ये वाला। एविसेना नरेट्स द Avicenna, स्टोरी एज हाँ, हिमसेल्फ। Avicenna narrates the story as himself, but also allegorically as the rational soul. अब The सुन लें, narrator, रैशनल सोल ये कहानी सुना रहे हैं। यानी वो कह रहे हैं कि एविसेना खुद कहानी सुना रहे हैं, लेकिन वो जो कहानी सुना रहा है वो असल में रैशनल सोल। अब बात हो चुकी, वेजिटेटिव सोल है, एनिमल सोल है, और बल्कि उसको भी छोड़ दें, वेजिटेटिव को भूल जाएं आप। एनिमल सोल की लोअर रेल्म्स हैं और हायर रेल्म्स हैं, वो 2 हैं, उनकी 2 टेंडेंसीज, और तीसरा रैशनल सोल। रैशनल सोल ये कहानी सुना रहा है। हाँ जी, वैसा। the narrator, accompanied by 3 friends, encounters Hai and asks for guidance. Hai is a master at discerning character and announces to the narrator that the narrator's friends will bring him harm. One friend is a loquacious, fast-talking liar. The second friend is a quick-tempered brute, um,
And the third friend is an insatiable glutton. अच्छा, यही रोक लें, आप पकड़ सकते हैं कि कौन से हैं ये तीन। ये जो तीन की बात की गई है, वो जो हमने स्कीम बनाई ना कि कैटेगरीज हैं, तो ये कैटेगरी आ रही है। बस यही असल एलिगोरी का यही मकसद है कि एलिगोरी, और बहुत ही इसमें खूबसूरत उनका जुमला था कि एलिगोरी और सिंबल में फर्क क्या है। तो एलिगोरी कोई कोडेड लैंग्वेज है जिसमें स्कीम इस्तेमाल हो रही है, इट इज अ वर्ड फॉर समथिंग एल्स। असल में ये बंदा फ्रेंड है, फ्रेंड की बात नहीं हो रही कि एक कैरेक्टर है विच स्टैंड फॉर अनदर कैरेक्टर विच इज कोडेड इन इट। लेकिन सिंबल मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस, कई फ्रेम्स, मल्टी लेयर्ड हो सकता है, वो कोडेड एक चीज नहीं है। तो खैर, तो ये एलिगोरी, इसलिए एलिगोरी का लफ्ज इस पे ज्यादा, इसको सिंबल नहीं कहा उन्होंने ट्रांसलेट करते हुए, इसको एलिगोरी कहा है, सिंबल नहीं। अच्छा चलिए जाने दे, फिर देखते हैं, खुद ही वो बताएं। हाँ जी। Two of the narrator's companions, according to Corbin, are not only the concupiscible and irascible appetites, but also psychic energies, the mass of demonic energies that multiply in the human soul. Perhaps more literally, the three companions seem to represent three bodily forces centered in the brain, heart, and liver: imagination, anger, and desire, respectively. The loquacious friend, who represents imagination, walks in front of the narrator, giving the narrator a mixture of reliable and unreliable information. This is because imagination rearranges and categorizes sensory forms in ways that lead to rational thought but also to delusions. The brutish friend, who represents anger, walks to the narrator's right, and the gluttonous friend, who represents desire, walks to the narrator's left. Avicenna represents the order in nobility of these forces as a matter of direction and placement vis-a-vis the narrator. Front, the most noble; right and left, the least noble. चल यहाँ रोक लें, अब आप में से कोई बता सके कि क्या पता चला इस पूरी कहानी से। इंटरप्रिटेशन भी साथ दे रहे हैं, तो ये अप्लाई हो गई, जो सारी हमने थ्योरी पढ़ी है वो अप्लाइड आप फॉर्म में आपको इस एलिगोरी में मिल रही है। ये है क्लीन, कुछ कोई देख सकता है सोहेल साहब? मेरे ख्याल से इसमें ये कहा जा रहा है कि जो हमारी इमेजिनेशन है वो हमेशा लीड करता है, लेकिन इमेजिनेशन पे हम रिलाय नहीं कर सकते। इमेजिनेशन होती तो पावरफुल है, वो लीड हमेशा करती है, लेकिन वो हमेशा रिलायबल नहीं होता। वो गलत भी हो सकता है, इमेजिनेशन सही भी लीड कर सकता है, गलत भी लीड कर सकता है, लेकिन वो लीड करता है। और उसके साथ जो हमारे एक तो ख्वाहिशात हैं और एक जो हमारा टेम्परामेंट है, एंगर है, वो एक साइड बाय बॉडीली साइड अर्जेस, हमारे चल रहे हैं। बॉडीली एपेटाइट्स, एक एपेटाइट्स है, कोई खाने हाँ पीने का शौक है, सोने का है, ये एक एपेटाइट्स वाला हो गया, वो ग्लटनी से यहाँ रिप्रेजेंटेड है। और एक जो है वो साइकिक, एंगर, नोस्टैल्जिया, हाँ मेलनकॉली, मेलनकॉली, मुख्तलिफ स्टेट्स ऑफ द सोल। तो जो साइकिक कॉम्प्लेक्स है वो आपके राइट पे चल रहा है, लेफ्ट पे आपके डिजायर या एपिटाइट्स चल रही है, तो आगे आपके और इमेजिनेशन चल रही है, और इमेजिनेशन। रैशनल सोल तीनों को देख रहा है और पॉइंट कर रहा है गाइड के, ये तीनों को देख लो, ये तुम्हारे दोस्त नहीं है, कौन है दोस्त, किस तरह का दोस्त है, जानो इन्हें पहचान। क्लियर है जी ये? और वो कह रहे हैं कि ये भी बता रहे हैं कि हायरार्की है, जो राइट पे है वो बेहतर है लेफ्ट वाले से। तो लेफ्ट पे एपिटाइट्स हैं, वो तो बिल्कुल फारग है, यानी वो सबसे गई गुजरी है, वो तो दोस्त नहीं है। राइट पे जो साइकिक कॉम्प्लेक्स है वो थोड़ा बेहतर है, लेकिन उसका भी मसला। तो तीनों, और जो सामने है वो लग रहा है कि वो मिक्स फ्रूट स्पेशल है, वो कसाटा आइसक्रीम है, वो आपको पता नहीं चल रहा कि इसमें दो तीन चीजें मिक्स की गई हैं, कौन सी सही है कौन सी सही नहीं है। ठीक हो गया? अगला भी पैराग्राफ पढ़ लें। The जी। interdependence of body and character traits comes to light in Hay's proficiency in physiognomy firasa, which he uses to detect and remedy character flaws. ये गौर से देखें, चेहरे को पढ़ने का इल्म, जो इल्म फरासत है, वो भी इसमें शामिल कर रहे हैं कि जो गाइड आया है गाइड है,
वो चेहरे देख के पहचान जाता है कि कौन का किसका कैरेक्टर क्या है। तो ये इल्म एसोटेरिक अकल्ट साइंसेस भी इंटीग्रेट कर रहे हैं इब्न सीना इसी स्कीम के अंदर। ठीक है, जाने दे, आगे आगे। Physiognomy is, in fact, the ability to determine inner states and ethical proclivities by observing outer features, such as facial structure or the shape of one's head. Hai is a master of both the spiritual and the biological. He is much like Avicenna himself, a sage and a scientist of anatomy. Hai describes physiognomy as the most valuable science he has gained in his travels, proclaiming physiognomy is among those sciences that yield its profit immediately, for it exposes that which every person hides of his own natural disposition, sajiya, which you can then take into account in dealing generously or tight-fistedly with him. People have, according to Hai, certain shortcomings and tendencies in their very constitution, in the clay from which they have been formed, and physiognomy brings awareness of those shortcomings and tendencies. One then can better deal with others, and a master of physiognomy can serve as a guide who leads to ethical reform by correcting these congenital deficiencies. हाँ चल पढ़ लेंगे आगे। The Hai narrative is one of the finest examples of the centrality of the humors to philosophical virtue ethics. ये मेडिकल ह्यूमर्स आ गए, ये वही मेडिसिन। ठीक है, तो क्लियर स्टेटमेंट, सेंट्रलिटी ऑफ द ह्यूमर्स टू फिलोसॉफिकल वर्च्यू एथिक्स। तो ये आज का जो मेरा मुद्दा था वो यही था। मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि विसीना की तरफ से आए, वो हैप्पीनेस वाली बहस तो कहीं और है, यहाँ तो तिब को बराह रास्त बेसिस बनाया जा रहा है अखलाक के लिए। जी। Because the key to good character lies in balancing the opposing natures within the human constitution. Hai's advice to the narrator centers on ways in which he might mitigate the evil tendencies of his friends, much as one might need to mitigate one's inner natural predispositions to anger and desire. His simple formula for success in dealing with these conflicting inner forces captures the very basis of classical philosophical virtue ethics. One stratagem that works with such friends is that you use the malicious and irascible one to overcome the frivolous and gluttonous one by restraining him with rebukes and breaking him utterly. Also, you can gradually neutralize the excessiveness of the conceited and rough one by using the charm of the frivolous and flattering one to subdue him. अब बस यही रोक ले। ये अब अलफराबी के थोड़ा सा आपको फ्रेम देता हूं कि दोनों का मीटिंग, आपको याद हो एक मिसाल पे बात हुई थी कि जब प्रैक्टिकली किसी शख्स ने मीडियन अचीव करना था या मीन, ठीक है, वो बिहेवियर पे आना था, तो क्या करना था? दो ऑपोजिट, मैंने शायद मिसाल दी थी सखावत की और कंजूसी की, कि वो दो एक्सट्रीम्स हैं। तो क्या किया गया था कि सखावत को इस्तेमाल किया जा रहा था, सखावत फोर्स करवा के इस्तेमाल किया जा रहा था कंजूसी को तोड़ने के लिए। यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि जो दो टेंडेंसी है, एक वही डिजायर्स और एपिटाइट्स, और दूसरी है जो साइकोलॉजिकल वो है इमोशंस हैं। एंगर को आप इस्तेमाल करेंगे इस गलती, अगर ये दो चल रहे हैं तो एक एंगर करने इधर हॉट टेम्पर्ड है यो, तो इस्तेमाल करना मुखलिस, यही तदबीर आ गई ना, मैनेजमेंट हो रही है कि कैसे बैलेंस रखना है। ये नहीं साथ काम कर रहे, ठीक नहीं चल रहे, रास्ते पे नहीं है, वो जो रास्ता जाना था हायर इंटेलेक्ट की तरफ, उसकी बजाय इधर उधर टकरें मारी जा रही है। तो इन फैकल्टीज को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए ताकि इनका जोर तोड़ा जाए, ताकि अब, और यही बाय द वे यही उनकी पॉलिटिक्स निकलती, मुख्तलिफ फैक्शंस को एक दूसरे के अगेंस्ट यूज करना, उसी से तदबीर करनी है। वही ये मतलब मैं मेरे ये लिखा हुआ नहीं है इधर, लेकिन ये स्ट्रेट फॉरवर्डली नतीजा निकलता है कि पॉलिटिक्स में भी यही स्कीम आई
मुख्तलिफ चीजों को जो एक्सट्रीम टेंडेंसीज है उनको एक दूसरे के अगेंस्ट यूज करके आप मीन पे रहेंगे, बैलेंस अटेन करेंगे। यानी वो कहेंगे कि इनको मारा नहीं जा सकता, अब ये कि मैं एपिटाइट एलिमिनेट कर दूं, पॉसिबल नहीं। ये कि जी जज्बात हो ही ना, ये नहीं, तो ये किलिंग नहीं होगा। बैलेंसिंग कैसे करनी है, बैलेंसिंग इज कंसर्न, किलिंग इज नॉट अ कंसर्न, वो गलत अप्रोच है। तो जिस तरह जिस्म के अंदर भी मुख्तलिफ ये जो ह्यूमर्स हैं उनको बैलेंस करना है, उस तरह इन चीजों को बैलेंस करना है। तो ये एक छोटी सी कमेंट्री जो अल-फाराबी के साथ मैच करती है, और यहाँ पे सब एक ही पर्सपेक्टिव में वर्चू एथिक्स का। अच्छा जी, मुकम्मल कर लेते हैं। In other words, you can achieve the ethical mean explained fully in the next chapter by provoking the sternness and severity within you to practice discipline, thereby curbing your tendency to seek pleasure and comfort. Conversely, if you are dominated by the urge to lash out, assert your superiority, or subjugate others, then soften your demeanor by engaging in simple pleasures and in humor. तो उनको ह्यूमर पे और उसको एपिटाइट्स की तरफ थोड़ा लेके उनको ठंडा करेंगे, थोड़ा सा सुकून करेंगे। आप बहुत ही ज्यादा ओवर द टॉप है, बहुत ही एरोगेंट इंसान है, दूसरे लोगों को नीचे गिराता है, वो करता है, उसको ह्यूमर के जरिए उसको काम करना है। तो ये अब मेरा ख्याल है कि इस सारे पैसेज से, हाँ मैं एक जुमला आखिरी एक दो पढ़ देता हूँ। वो कहते हैं आइडिया ऑल्सो फाउंड गैलन, दीज ऑब्जर्वेशंस do not just apply to the inner world of human psychology. His advice also has political import, since sometimes people are dominated by one or the other character trait, and a learned judge of character can counterbalance one tendency with another to create social equilibrium. देख रहे हैं, immediately ethics politics की तरफ जा रही, कोई है ही नहीं, यानी इसमें कोई गैप नहीं है कहीं। एक चीज से तिब से वो कॉस्मोलॉजी से आप सीधे आए थे, तिब से आप सीधे गए एथिक्स से आप सीधे जा रहे हैं पॉलिटिक्स पे। एक ही स्कीम है, कंसिस्टेंट है अक्रॉस द बोर्ड। वो जो नकल है सोहेल साहब लास्ट टाइम कहते हैं कि ये असम्पशन ले लें तो एडिफिस गिरता है, तो हाँ ये तिब गिराएं तो सारी चीज गिरती है। तिब हटा दें, ये तिब अगर नहीं चलती, तो इसलिए लिटमस टेस्ट ऑफ इस्लामिक फिलॉसफी इज इन तिब, इस फ्रेमवर्क के तहत कि तिब को अगर ठीक है तो फिर तिब की इंप्लीकेशन सारी आ रही। वो आप मिस अप्लाई करें या ठीक कर रहे हैं ये कर सकते हैं, लेकिन अगर तिब ठीक है आपकी तो फिर ये स्कीम निकलती है, ये उसी की एप्लीकेशन। तो अब ये तबीब फलसफी तबीब है, दोनों को कैसे बहुत ही रिमार्केबल बात। तो शायद इसलिए तबीब को हकीम कहते थे हमारे ट्रेडिशन, क्योंकि वो तो ये कनेक्शन तो वाज अ गिवन। अब ये देखें, मतलब ये चाइनीज बहुत ही रिमार्केबल है, जो चाइनीज एक्यूपंक्चरिस्ट हैं, हीलर्स हैं, बहुत रिमार्केबल चीज है कि मेरा अपना भी तजर्बा है और लोगों का भी है। आपको दर्द हो रही है यहाँ पे, वो आपके पांव के अंगूठे में सुई लगा। आप सिर्फ ये देखें कि जितनी मॉडर्न वेस्टर्न मेडिसिन है वो जिधर मसला है उधर जाते हैं। दिल का मसला है तो क्योंकि दिल का मामला है तो दिल को आपने ट्रीट करना, बाजू है तो बाजू का है, तो जिस दर मसला है उसको ट्रीट किया जाता है। कहीं और चीजों में होगा, मैं जेनेरिक बात करूं, यहाँ पे इंटरनल बॉडी की एक कॉस्मोलॉजी निकलती है और बॉडी कॉस्मोलॉजी पीछे की कॉस्मोलॉजी है। तो वो कह रहे हैं बॉडी इज अ माइक्रोकॉस्म, तो ये उसकी एक इलस्ट्रेशन पूरी, और उससे आप पूरा फलसफा निकाल रहे हैं, जीना कैसे है, हाउ टू लिव अ गुड लाइफ, पूरा एथिक्स वो है, हाउ टू लिव अ गुड लाइफ, बैलेंस पे उसको बेस किया। तो ये सारी चीज इस पैसेज में मेरा ख्याल समराइज होती है। दूसरी वाली जो है वो भी आप देख लें, एल्गोरी, उसमें भी बात कर रहे हैं, वो भी अलोंग दीज लाइंस है, उसको आप देख सकते हैं, लेकिन टाइम अब तकरीबन खत्म हो चुका है। तो ये थी जी बहस आज, मैंने बस ये दिखाना था कि इब्न सीना में ये खास कमाल है कि तिब और अखलाक का बहुत गहरा था। सर इसकी आपने सोर्स मेंशन नहीं की इस चैप्टर की। नहीं जी की थी, आप लेट आए हैं। पॉलिश मिरर ये किताब है। ओह सॉरी सर, कोई पॉलिश मिरर कॉर्बिन साहब की है या किसी और नहीं की? नहीं, ये साइरस अली जरगार, ये स्कॉलर हैं ईरानी, इन्होंने और भी 2 किताबें लिखी हैं। तो उनका ये बार बार कहता हूँ ये उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने जी मेडिसिन को इंट्रोड्यूस किया है एथिक्स की कॉन्वर्सेशन इब्न सीना के थ्रू। बहुत शुक्रिया सर। और एक्चुअली पूरी किताब ऐसी है कि ये मुख्तलिफ जो फ्रेम है, जैसा मैंने कहा उन्हें, अब ये अब वो कहते हैं इब्न सीना है, लेकिन मैं कहता हूँ साइरस है। साइरस फिजियोग्नोमी जो इल्म फरासत है,
इल्म फरासा, उसको कैसे उन्होंने शामिल करवाया। उन्होंने कहा है कि नजर आ रहा है इब्न सीना में कि अकल्ट साइंसेस भी इससे कनेक्टेड है, अल्केमी का इसके साथ ताल्लुक है। तो एक्चुअली अकल्ट एक और दुनिया है जिस पे हम बहस नहीं करते। क्यों एस्ट्रोलॉजी पे हम बात नहीं करते, क्यों अल्केमी पे बात नहीं करते, तो क्यों इल्म फरासत पे बात नहीं, ये अकल्ट साइंसेज है। अब ये इस सारी स्कीम में, लेकिन एक सवाल है, मेरा एक सवाल है जो मैं पढ़ते हुए दिख रहा हूँ कि ये जो सारा बैलेंसिंग एक्ट है, आप सबसे भी पूछ रहा हूँ, ये जो बैलेंस करना है और ये करना है, इसमें ये गाइड की जो सिचुएशन है कि गाइड है, बाहर से आ रहा है, जो ये इल्म रखता है और जो ये देख लेता है कि फलां की ये वाली टेंडेंसी ज्यादा है, जैसी है जैसे हकीम जब तक तबीब नहीं आया तब तक ये बैलेंसिंग एक्ट हो नहीं सकता, या क्या ऑप्शन है। और क्या यहाँ पे जो लास्ट टाइम भी बात हो रही थी, मेरे ख्याल सोहेल साहब कह रहे थे या कोई और भी कह रहा था, वो जो मैंने कहा था कि अकल की प्राइमेसी, अकल कितनी आम है, कि रैशनल सोल की कैपेसिटी टू डू ऑल ऑफ दिस, यहाँ पे रैशनल सोल को गाइड किया जा रहा है ना, गाइड तो रैशनल सोल को किया जा रहा है, बाकी तीनों को नहीं वो कुछ है बता रहा है कुआ अकलिया, तो वो अकल को बताया जा रहा है। इसका मतलब है कि अकल के अंदर बहुत पावर है, बड़ी फोर्स है कि वो सबको, अकल इज द मैनेजर। और किसी और टेक्स्ट के अंदर आपको अकल किंग के तौर पे मिलेगी, फिर आपको बाकी फैकल्टीज, ये आर्मी है, ये फलां है, ये वज़रा है, ये वो है। तो यही जो सारी आपने स्कीम देखी है उसको एक किंगडम के तौर पे पेश किया जाएगा, जिसमें रूल करने वाला किंग जो है वो इंटेलेक्ट हो। अब सवाल ये कि ये गाइडेंस का जो पहलू है, ये इसमें तो जैसे हमने कहा तबीब आता है, तो तबीब करके देगा, जिस्म को बैलेंस तबीब करता है। तो क्या इसमें, और ऊपर एक्टिव इंटेलेक्ट मैंने कहा था जैसा एंजल है, या इंसान गाइड जिस तरह तसव्वुफ में शेख होते हैं वगैरह वगैरह, ये जो फ्रेम है कि कोई आपको चाहिए बंदा जो देख सके, जिसके इल्म फरासत है। और ये जो मशहूर कहानी, जो पहली कहानी है मसनवी की, इनकी तो कोसर साहब की तो फेवरेट कहानियों में, तो उसमें वो तबीब आके तो नफ्स देखता है, और नफ्स देख देख के वो पहचानता है कि मसला किधर है। वो कहते हैं बाकी सारे तबीब फारग हो गए थे, तो ये भी नहीं कि हर तबीब कर सकते हैं, तो फिर तबीब में भी कोई हायरार्की, तो बाकी सारे तबीब जो हैं वो तो नहीं कर सके। जब वो नाकाम हो जाते हैं, पहले वो शुरू में कहते हैं हम तो मसला ही कोई नहीं, अभी हम इनको सेट कर देंगे, उनका जी आपने इंशाल्लाह नहीं बोला तो काम नहीं हुआ। बाद में वो इलाही तबीब आए। तो ये जो आइडिया है कि ये गाइड का जो इसमें एक पहलू है, इसको भी देखना चाहिए कि है जो कह रहे हैं। तो बहस ये हो रही थी कि क्या अकल सेल्फ सफिशिएंट है या नहीं, यानी ये सवाल इस तरह पूछ सकते हैं कि ये जो इंटेलेक्ट की बहस है, या इंटेलेक्ट की परफेक्शन के लिए गाइड एक्सटर्नल की जरूरत है, या अकल अपनी रिसोर्सेज से इंटरनली खुद, जिस हैमन जैक्सन की जुबैर साहब आप बात कर रहे हैं उसमें एक्सटर्नल गाइड कोई नहीं था है का, उसने सब कुछ खुद ही कर लिया। जी जी बिल्कुल, ये यही उसका मुद्दा था कि किस तरह से उसके बगैर पहुंचा जाए। जबकि इस कहानी में है एक गाइड के तौर पे आके वो सब कुछ देख के वो बताते हैं कि रास्ता भी वो डिफाइन करेंगे, तुमने ऐसे चलना है, इन चीजों को इस तरह साथ लेके चलोगे तो फिर एतदाल होगा, फिर तुम्हारी जिंदगी हाईएस्ट एम्स की तरफ जाएगी। बस ये एक सवाल था कि ये गाइड वाला पहलू सोचने वाला है इस टेक्स्ट में। तो शायद क्या एक ही बात है मेरे जहन में, आप जब बात कर रहे थे मैं भी इस पे सोच रहा था, जी क्योंकि हरी जो है वो इन सेंस ऐसी शख्सियत है जो कि फितरत पर है, यानी कि प्राइमोर्डियल सोल है, वो पहले ही परफेक्ट है, आसनी तकवीम है। तो जो मुर्शिद है वो असल में वो पा चुका है ना, वो हाई बन चुका है, तो इसलिए वो गाइड, तो इट डजंट मैटर, इट द सिंबल इज द परफेक्टेड सोल या द प्राइमोर्डियल सोल और द फितरा, चाहे वो है तो अंदर हमारे ही है, उसी को उजागर करना है। हाँ, मतलब अब बस ये देखना है कि फलसफे, मतलब अगर यूं कहा जाए तो फिर फलसफे में उस्ताद या मुर्शिद या इमाम या ये फ्रेम्स निकलते हैं, ये इस फलसफे से वो निकल रहा है या वो नहीं निकल रहा, ये सवाल है। तो कल फराबी का भी जो हो रहा था, वो जब लगता था वो कह रहे हैं आप खुद कर लेंगे काम सारा, आपकी अकल जो दी गई है उसको, लेकिन जाके फिर लॉजिक सीखो, वो किसी उस्ताद से सीखेंगे शायद आप, लेकिन हाँ जी मंतिक को सीख के आए, ये अलूम को हासिल करें, आप पहुंच जाएं। तो हाँ परफेक्टेड सोल तो चाहिए, ये तो बात वाजे हो गई, लेकिन परफेक्शन के रास्ते पे क्या एक्सटर्नल गाइड चाहिए या अकल अपनी रिसोर्सेज से कर सकती है। असल में ये यहाँ ये भी सवाल वही आ जाता है कि ये जो भी परफेक्शन का जो भी ये सारा प्रोसेस है,
इसमें ये कंटिन्यूस प्रोसेस है विदाउट एनी ब्रेक या जंप, यानी कि इसमें देयर इज अ सर्टेन क्वालिटेटिव जंप या क्वालिटेटिव डिफरेंस, क्वालिटेटिव चेंज ऑफ स्टेट इन्वॉल्व है। हाँ ये इवेंचुअली बॉइल दिस, और ये बेसिकली वो मॉडर्न वेस्ट का और ट्रेडिशन का भी अगर आप देखें तो यही बेसिकली डिफरेंस है पॉइंट ऑफ व्यू में। यहाँ तो ये है ना कि अब इसलिए वो स्पिरिट की जरूरत इसलिए है ना बेसिकली, क्योंकि उसके बगैर, क्योंकि नेचुरल डोमेन में रहते हुए आप उस डोमेन से बियॉन्ड नहीं जा सकते। और एक और एंगल से इसको देखेंगे, जो जो खुद इक्विलिब्रियम पर है उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिससे वो चीजों को देखता, तभी तो वो बता सकेगा सही मानों में कि किस किस्म का डिसइक्विलिब्रियम है। जो खुद इक्विलिब्रियम पर है वही बता सकेगा ना कि चीज इक्विलिब्रियम पर नहीं है या है, मतलब मीजान के तौर पे एक्ट करेगा एज अ स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड। तो जो उसका काम तक नहीं है वो एज अ गोल्ड स्टैंडर्ड कैसे काम कर सकती है? तो इस तरह भी देखा जाए तो बड़ा ऑब्वियस है, एक कंटिन्यूटी नहीं है, देयर इज अ जंप इन्वॉल्व। हाँ, जंप इन्वॉल्व है। तो जंप की भी एक पैसेज में चलते चलते वक्त खत्म हो गया। जंप का एक हिंट मौजूद है टेक्स्ट के अंदर, 57 पे आप देखें तो Avicenna locates each of the inner faculties in a different part of the brain. Forms are abstracted and juxtaposed, readying the intellect for universal concepts. ये सारी बात करते हैं। फिर कहते हैं कि knowledge can be gained. Avicenna acknowledges that knowledge can be gained from ways that might seem to bypass rational processes, namely through witnessing, मुशाहिदा या tasting ज़ौक़। ये डायरेक्ट जंप की, यानी जो शाह साहब कह रहे हैं, बात स्पिरिट वाली जो कर रहे हैं कि ज़ौक़, ये कोई डायरेक्ट अटेनमेंट का भी पहलू है। एक ये अटेनिंग हैप्पीनेस की एक स्कीम हम देख रहे हैं ना, और फराबी में नजर आ रही है, यहाँ भी इब्न सीना में ये इशारात और तंबीहात से उन्होंने लिया। तो जो इब्न सीना के अंदर इरफान का ये पहलू कि ये कुछ इरफानी, खासतौर पर इशारात व तंबीहात में दिखाई देता है। 9th बुक उसके लिए बहुत मशहूर है, स्टेशंस ऑफ द नोट्स। तो उसमें वो कहते हैं कि nevertheless these are direct means of acquiring intellectual knowledge. Knowledge is still in contact with the active intellect. कह रहे हैं कि अगर आप यूं कह भी रहे हैं तो उस वक्त भी गाइड जो है फरिश्ता है, यानी गाइड फिर भी मौजूद है। अगर आपको लग रहा है ना कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ने बताया नहीं, अचानक खुद ब खुद पता चल गया, वो लाइक अ लाइटनिंग बोल्ट स्ट्राइकिंग, तो वो लाइटनिंग बोल्ट वो फिर भी कह रहे हैं कि वो रिवीलिंग एंजल है, वो एक्टिव इंटेलेक्ट है जहां से आ रही है बात। गाइड फिर भी था मौजूद। तो इन अ सेंस गाइड हमेशा मौजूद है। तो सर इसको हम इल्हामी कह सकते हैं? ये इल्हामी है ना, या इल्मे लादुनी जो कुरान की लैंग्वेज है, इल्मे लादुनी। तो ये कोई ऐसी चीज भी है कि डायरेक्ट मींस ऑफ अटेनमेंट, ये पूरे प्रोसेसेस हैं, सारी स्कीम्स हैं, लेकिन उसके अलावा ये डायरेक्ट एक्सेस का भी कोई डायरेक्ट एक्सेस भी मिला। अच्छा, इसमें आप ये देखिए, मुझे फाजिल साहब का एक लेक्चर याद आ गया था जिसमें उन्होंने ये इशारा दिया था कि जैसे जो जनरल कॉन्सेप्ट फॉर्म होते हैं, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन जो होती है ज़हन में, कि आप इंडिविजुअल इंस्टेंसेस से एकदम से फिर जनरल कॉन्सेप्ट फॉर्म कर लेते हैं जो कि इंडेफिनिट इंस्टेंस को एम्ब्रेस कर रहा होता है। तो यहाँ भी एक क्वालिटेटिव जंप इन्वॉल्व है। उसमें वो ये कहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट फॉर्म कैसे होता है कि नफ्स नाते का इत्तिसाल होता है अक्ल फाल के साथ। नफ्स नाते का खुद ये काम नहीं, ये ट्रांजिशन नहीं कर सकता। तो जो अक्ल फाल है वो गाइड कर, मतलब उससे इत्तिसाल के बगैर ये जंप नहीं आ सकती। ये क्वालिटी जंप, इसमें भी डिसकंटिन्यूटी है वो बेसिकली। सही, ठीक हो गया जी। उम्मीद है सोहेल साहब आज ज्यादा नहीं, आपको मैंने कहा था ज्यादा ओवरडोज हो गई थी शायद पिछली दफा। अगर आप इजाजत दें, आप हमें कहते हैं कि पहली कहानी जो है वो बार बार पढ़ें। हमने कोशिश की बार बार पढ़ने की और मुख्तलिफ नताइज उसमें से निकाले हमने। आज का लेक्चर भी आपने इसी हवाले से बताया। एक आपने जिक्र किया, वो तो आप बैठे थे तो वो कहानी याद आ गई, आप ना होते तो वो कहानी याद नहीं आई। वो कहानी आपके, वो मेरे इसमें फरासत में वो आपकी कहानी आपके चेहरे पे लिखी है, तो मैंने कहा जी ये कहानी का जिक्र करना चाहिए। फिल्म आज भी उसके नताइज के रिजल्ट्स आप हमें रोशनास नहीं कर रहे। हाँ जी, चलें इंशाल्लाह फिर किसी वक्त इस पे वो खतरनाक कहानी है जी, उससे आप परहेज किया करें। जी ठीक है, बहुत खतरनाक कहानी है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक।
ठीक है। तो बहरहाल अब मैं इस सारी बात को करके तो फिर मेरी गुजारिश, फरमाइश और एपिटाइट जो है वो कहती है कि जी तिब पढ़ाना बोलिए। पता नहीं हमने अब तक तिब क्यों नहीं शामिल किया अपने करिकुलम में। मैंने बहुत दफा कहा, इसलिए आपको मैं बराह रास्त कह रहा हूँ, ये एप्लीकेशन है, मेरी तरफ से अर्जी है कि जी तिब इस्लामी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बुनियाद है, फलसफे की भी बुनियाद अब दिखा रहा हूँ मैं। तो अगर है तो फिर तिब सीखनी चाहिए। उससे हम तो पहले दिन से ढूंढ रहे हैं हकीम, वो मानता कोई नहीं है। कई जो हम इतने मसरूफ हैं और दूसरे जो है वो यहाँ आने को तैयार नहीं है, तो बस अभी तलाश जारी है। तो अब ये आप जितने लोग मौजूद हैं, जुबैर साहब आप भी हैं, सुहेल साहब, जिन लोगों को लगता है कि ये तो बड़ी दिलचस्प बात है, मैंने कहा जी तिब पे खड़ा है सब कुछ। तो अब फिर तिब अगर नहीं हमने पढ़ा या समझा या सीखा, तो फिर तो मसला है, हमें सीखना चाहिए, उसको शामिल करना चाहिए निसाब में उसका तारुफ होना चाहिए। और फिर बाद में एक जरा से हकीम आकर निसाब में कम से कम एक तारुफ तो दें कि तिब क्या है। अब चलते चलते तो होती है द 4 क्वालिटीज एंड द 4 ये वो। हाँ, लेकिन वो हम लोग कह रहे हैं, लेकिन जब वो एक्चुअली इलाज के हवाले से किसी खास बीमारी की मिसाल दे के इलस्ट्रेट करते हैं कि कैसे किया जाता है, जो भी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है वो एक इल्म बहुत जरूरी है कि उसका रिवाइवल हमारे इस सोशल क्लास, इस तबके में, जिस तबके के लोग हस्तूनी साथी हैं, उसमें रिवाइवल की जरूरत है। कि वो मेरा ख्याल है ज्यादा वेस्टर्न मेडिसिन की तरफ उनको शायद जाते हैं लोग, मुझे नहीं पता। एक लेक्चर यहाँ हुआ था, वैसे पब्लिक यानी कि गेस्ट लेक्चर, इंग्लैंड से आए थे, पाकिस्तानी थे। तो वो ये उन्होंने जरा यही जो आप ह्यूमरल मेडिसिन जो है बड़ा खूबसूरत बताया, और जैसे किसी शख्स की उन्होंने मिसाल दी, उसको देख के उन्होंने कहा कि आपकी ये टाइप है, और फिर सबसे कहा इनको देखो ये ऐसे कर रहे हैं ना। तो यानी कि वो उसकी फिजिकलिटी से उन्हें पता चल गया कि इसमें कौन से वाले एलिमेंट्स ज्यादा है, कौन। उन्होंने कहा जब एक ज्यादा होगी तो ये कम हो जाएगा, ये इस तरह इत्तेदाल की तरफ आ जाएगा। ये मैं आपको बताऊं कि इसकी मैं तो बस ये अपनी अर्जी में कहते ना, अर्जी को रीइंफोर्स करने के लिए, मुझे इसका चूंकि इतना ज्यादा नजर आ रहा है, ये इस्लामिक ह्यूमैनिटीज, यानी उसमें अगर उसके बगैर बात नहीं बनती, तो मैं तो अपनी हर क्लास में अब एक मेडिसिन का सेक्शन, दैट्स नाइस। तो ये मेरी टेक्स्ट बुक है, उसी क्लास में इसमें आप आ रहे हैं। उसका ये हकीम सलीम जो यहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं लोगों को अमेरिका में, वर्कशॉप्स भी देते हैं और उनकी प्रॉपर ट्रेन करें। तो अब मेरे जैसा हमारे जैसा इसकी नहीं है, ट्रेनिंग सीखी नहीं है, ये वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी हद तक इसको करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए। तो मैं खुद ही टेक्स्ट बुक्स पढ़ के समझने की कोशिश करूँ कि जी इस्लामिक मेडिसिन की रवायत क्या है, या उसको पब्लिकली आर्टिकुलेट करें। जब आयुर्वेदिक मशहूर होगी मगरब में, जब चाइनीज, अब आपको अमेरिका में चाइनीज मेडिसिन के लिए इंश्योरेंस मिल जाती है। अच्छा, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो अब हमारी सारी रवायत पीछे उसको, तो मैं कम से कम उस तक कुछ लोगों को बताएं कि ये भी है, ये भी मौजूद है, ये भी चीज। अच्छा, बाय द वे आपकी बात से याद आया, जो हस्तनीस्ट की पहली एक्टिविटीज थी वैसे वो तिब रिलेटेड ही थी, फिर एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स भी हुए थे। वो एक थे किसी हकीम के, वो नवासे वगैरह थे, तो साथ बैठ बैठ के उन्हें बहुत आता था, बट ही वॉज हिजामा प्रैक्टिशनर। उनसे खैर मुझे भी इत्तेफाक हुआ फिर सीखने का, यही कि आसाबी, गुद्वी या जो भी, और ये जो दम जो है लिवर, द 3 सेंटर्स, बड़ा बहुत ही इसमें विजडम है। वैसे खाने से उसका कनेक्शन, आपकी तबीयत से उसका कनेक्शन। ये अपेरेंटली जो एक मेरे एक उस्ताद थे, उनसे मैंने कोशिश की थी, उन्होंने एक ही मुझे लेक्चर दिया था, वो अरबी के उस्ताद थे और साथ वो पाकिस्तान में, और साथ वो तिब सीख रहे थे, यंग थे। तो इस वक्त भी उनका रावलपिंडी में कोई ये है तिब का कॉलेज, तो उस वक्त भी इब्न सीना की ये तर्जमा और शरह कुलियात कानून, ये बिल्कुल अभी भी इब्न सीना का टेक्स्ट बुक अभी भी इब्न सीना। तो ये बिल्कुल सही है, इस पे कुछ कोशिश बिल्कुल करनी हाँ, चाहिए। ये कर लें, तो ये मैंने कहा आज करने के साथ कुछ हम होमवर्क भी आपकी तरफ से, ये अगर हो तो मैं भी आ जाऊं, मैं भी अटेंड करना चाहूँ।